यस, सो गुड। लोग अभी आते रहेंगे एंड वी विल जस्ट स्टार्ट सम लिटिल चिट चैट एंड मतलब थोड़ा सा आपके बारे में पूछते हैं कि जो लोग हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या क्या करते हैं? स्टार्टिंग विद सतीश, अनम्यूट प्लीज। या अभी तो मैं कोई मतलब ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। पीपीएफ में डाला हुआ, ईपीएफ, पीपीएफ, थोड़ा बहुत एफडी में, बस यहीं तक ही है। ओके ओके, तो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में कभी यू डिडंट प्लान एनीथिंग? शेयर मार्केट में पहले, बहुत पहले किया था, तो बस इसके बाद फिर आदत लगा है। डर गए क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ओके ओके। हम्म, तो लोग, व्हाट अबाउट यू? इफ यू, सर मुझे तो 18 से 20 साल हो गए स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए। हाँ गुड, देन तो यू नो द गेम। मैं तो 2008 का भी वो देख लिया था, जो एकदम मार्केट क्रैश हुआ था। या 21 का भी मैं देख चुका था। बट अभी भी मैं ये टैरिफ वार का देख रहा हूँ। तो मेरा तो ये पैशन है स्टॉक मार्केट फॉर लास्ट 20 years, एंड वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, सीरियसली। वेरी गुड। इसी के कारण आपको पता सब कुछ हुआ है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट एंड या इन्वेस्टिंग। आई नो आई नो आई नो। नहीं, स्टॉक मार्केट तो है ही है। एक्चुअली क्या है कि अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। जो फियर है ना, उस हाँ। को समझना, द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। मोस्ट ऑफ द पीपल, दोज हु आर अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव बीन मिसगाइडेड इन द पास्ट। और कुछ गड़बड़ हुई है। उस चक्कर में पीपल कुड नॉट रीप द बेनिफिट्स विच अदरवाइज कम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बी इट डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड। सर तो इसलिए पुनीत, आप का थोड़ा सा तो आपने मुझे बताया था, इफ यू जी। वांट शेयर समथिंग। या तो वही रेंट, यूजुअली आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड अदर देन स्मॉल कैप शेयर मार्केट में। राइट, या ओके। एंड मीतू और महिमा के बारे में मुझे पता है, बिकॉज इनकी इन्वेस्टमेंट में ही इनको एक्टिवली गाइड कर रहा था, तो Yeah. आई नो अबाउट देम। एंड प्रतुल, व्हाट अबाउट यू? स्विच ऑन द कैमरा इफ पॉसिबल। एंड चित्रा, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आपके इन्वेस्टमेंट का मॉडल क्या है? वी आर नॉट जजिंग एनीवन, वी आर ट्राइंग टू improve our knowledge base and our information about investment, because everyone wants to be rich and there's nothing wrong in that. Being rich, having money is a wonderful thing. तो क्या करते हैं आप, प्रतुल? what do you do for creating some wealth? Actually, right now, Yeah, I have assistant. yeah. प्रतुल, आप अपना कैमरा बंद करिए। आई थिंक देयर इज a problem with the data. I If you can, have not been able to master the correct to if invest you can just switch off your camera and then speak, we can hear you then, because there is a data problem, I think. Oh, Yeah, now speak. I think now we'll be able to hear you. Yeah. yeah. So right now, I have invested in PPF and FDs. And only, sorry, and FDs, fixed FD. deposit. Okay, right. And I know a little bit about picking individual stocks and mutual funds and SIPs, but to be honest, I have not been able to muster the courage to invest in those instruments Right. till Right. now. Okay, good. So today, if you are attentive enough, you will be able to drop all your fears about the market, and you will be able to take some judicious decisions about investment, which might Great. make you rich. So, yeah, Monica, can you switch on the camera if possible? Yeah, hi Sanjeev. Thank you so much for inviting for this. I was looking for something like that, and I wanted to talk to you also. So this came like I was manifesting it. Yeah. Thank Hi, you so Sanjeev. much. I can see your hand, Sajal. आप इसको अगर उसको portrait mode हाँ पे हाँ, I'm doing करेंगे, that. then I'm doing that. I'm doing that. yeah. Yeah. So that Yeah. It's not happening. But why is it not happening? Now it will happen. yeah. बैठिए, हाथ में दिखाओ, शक्ल दिखाओ। Let's keep it there. ठीक है। हाँ. बैठो। Yeah. He's here alongside. Hi, Vimal.
Hi. Hi. Good. So we were just talking कि क्या क्या हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं अभी तक, तो उसके बारे में इफ यू जस्ट वांट टू शेयर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और योर सेविंग्स मेथोडोलॉजी, it will benefit all. Actually, I am mostly investing in mutual funds, Very good. direct and regular also. Yeah. Then GPF, naturally it goes into GPF also. Certain FDs, fixed deposits. Right. Earlier, 5-6 years back, I took ULIPs also, Kotak. These are the investments which I have done. Very good. Very good. Great. 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 So we will begin, and as and when people join, that is great. And I would request everyone to keep the video on and audio off. And whenever you have a question, raise hand, physical or digital, and I'll stop there and you can ask the question. So most of you know me, of course. So I'm Sanjeev Pandey, and I am a life coach. And before that, I was into civil services, left the job in 2011. And now I run a very comprehensive program called Saksham Wellness, where we coach people on all aspects of life, all spheres, that is nutrition and all that. So I'll give a detail about the program little later. So this kind of Sunday series was generally for the participants, but now off and on we open it to the public also. And today's program is on financial wellness or personal wealth creation, or whatever you want to call it. I am not a financial expert. Whatever I am, I'll be sharing here, it is learned over the years and the way I have learned to create wealth. And because I consider this wealth creation is part of the science of overall well-being, because nutritional health, your physical fitness, emotional health, relationship management, of course they are important, but then financial wellness is also important. Unless you have money, you are not able to do other things efficiently. So it's very, very important to look into this aspect of life. And so today we will discuss more about this. हुआ क्या है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, इंडिया में पर्टिकुलरली, कि हम लोग सभी लोग जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए ले रहे हैं, बट हमें जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो नहीं सिखाया जाता। जैसे हमें लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, अपने रिलेशनशिप को, इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, वैसे ही हमें वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। एक सेमेस्टर अगर हम अपना उस पर लगा लेते तो काफी कुछ चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। सो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी कह लीजिए या ये कह लीजिए, ये बाद में सीखनी पड़ती है, और इसीलिए इसको बहुत अच्छे से लोग सीख नहीं पाते। जैसे अभी भी यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि जैसे शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से डर लगता है, तो ये डर जो है ना, डर को समझना होता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे अभी। सो चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मनी और हैविंग वेल्थ, क्रिएटिंग वेल्थ? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज? कम ऑन, बताइए। Yes. See, if you have enough resources or if you have been creating wealth, you become free. So you buy freedom with money, freedom of time, freedom of choices. So you can choose not to work as a full-timer. And if you have something else, if you really want to do something else beyond that, I mean, you can choose to do that because you are free from that worry कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा if I don't do a full-time job. So that's the biggest advantage. You become free. That's very good. Very good. So just adding to what Monica ji said, actually. So with money, we get the freedom to do what we want. I mean, this is based on what I learned from psychology of money. To do what we want, when we want, with whom we want. Till the time you want. Until the time we want. Yeah, good, good. So basically, आप दोनों ने इसको बिल्कुल सम अप कर दिया है कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ज्यादा वेल्थ हो जाएगी तो हैप्पीनेस आ जाएगी। उससे कंफ्यूजन को हम जरा हटा के रखेंगे तो अच्छा है। वेल्थ अपॉर्चुनिटीज देती है,
टू डू द थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू, जिसको करने में आपको मजा आए, पैशन, या जिसको आप करना चाहते थे। और जो ऐसे मोनिका ने बोला ना, मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक मोर देन 25 ईयर्स, एक किताब पढ़ी थी, बहुत ही लंबा नाम था उसका, फूल्स वर्क हार्ड फॉर मनी, फूल वर्क हार्ड फॉर अदर्स एंड स्मार्ट पीपल वर्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम द पे चेक। तो आपको एक फाइनेंशियल, जिसको मैं बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देता हूँ, रस्टिक लैंग्वेज में, कमाऊ पुत्र, आपको एक कमाऊ पुत्र खड़ा करना पड़ता है, जो 25 साल में, 20 साल में आपको इतना पैसा कमा के देना शुरू कर देता है कि आनंद आ जाता है। फिर आप अपने, चाहे आपने यूरोप घूमना है, आपने वर्ल्ड टूर करना है, आपने कुछ भी खरीदना है, whatever you want to do with money, you can do that. So we need to understand that model of creating that कमाऊ पुत्र। तो अगर हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो एक तो फाइनेंशियल प्रूडेंस की सेंस आती है कि पैसा कैसे ग्रो होता है। फिर जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, हम सबको डर लगता है, क्योंकि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है और कभी भी हो सकता है। तो इट हेल्प्स अस प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और फिर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्किंग फॉर मनी। यू कैन मेक योर मनी वर्क फॉर यू। व्हेन आई से वर्क मींस अर्न फॉर यू। तो बेसिक नेसेसिटी हो जाती है लाइफ की, जो पैसा है वो बेसिक नेसेसिटी है, और एक अच्छी, मोर फुलफिल्ड, हैप्पी, हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी भी है। लेकिन अगर हमारी उससे रिलेशनशिप ठीक नहीं होती है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल रोल ऑफ मनी इन अवर लाइफ, or if we do not work on our relationship with that, then it becomes a cause of stress, anxiety, manipulations, quarrels within the family or society, whatever. तो इसीलिए we always start with relationship with money. When we say relationship with money का मतलब क्या है कि in our inner self हमारी कौन सी वो इनसिक्योरिटीज हैं, या ग्रीड हैं, या डिजायर्स हैं, या फियर्स हैं, वो हमें प्रोपेल कर रही हैं पैसे के लिए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं, एक लेट मी, या कहीं ना कहीं अगर आपके पैसे कमाने की नीड आपकी ग्रीड से या आपकी इनसिक्योरिटी से, डर से आ रही है, तो फिर वो बहुत हेल्दी नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंट वे में, स्मार्ट वे में, और थोड़ा उसको समझते हुए। क्योंकि अगर केवल आप डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए पैसा कमा रहे हैं, या यू आर अर्निंग इट टू कंपल्सिवली अर्निंग टू फुलफिल द डिजायर्स, तो डिजायर्स तो वो सुरसा के मुंह की तरह होती हैं। वो जो याद है, वो रामायण में वो था ना, सुरसा जो हनुमान को निकलने वाली थी, तो उसके बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और फिर हमें ये लगता है, क्योंकि बचपन से हमने ये मॉडल देखा हुआ होता है कि जहां पर भी इनएडिक्वेसी होती है, वी ट्राई टू एक्यूमुलेट। मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो मैं एजुकेशन लेने की कोशिश करता हूँ, बचपन में नहीं पढ़ पाया तो बाद में मैं एमटेक कर लूंगा या एमबीए कर लूंगा। हमें लगता है कि जब हमें कोई भी चीज इनएडुकेट होगी, तो अगर हम इकट्ठा कर लेंगे वो ठीक हो जाएगी। बाहरी दुनिया में, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो या कुछ भी, वहां पर वो मॉडल चल जाता है, बट अंदर की दुनिया में नहीं चलता है। अंदर की दुनिया एक्यूमुलेशन से नहीं चलती। तो उस चीज को समझना होता है कि जो इनसिक्योरिटीज है दैट, या फियर्स हैं, या बट डिजायर्स है, जो भी इनर थिंग्स जो हैं, इनके लिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन पैकेज चाहिए होता है। ये केवल वेल्थ से इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। सो विद दिस लेट अस डेल्व इनटू द फाइनेंशियल थिंग, कि पैसा हमें बेसिकली आपकी जो जेन्युइन या प्लान्ड नीड्स हैं, या एज्यूम्ड या इमेजिनरी नीड्स हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन अंडरस्टैंड एज्यूम्ड और इमेजिनरी, क्योंकि बहुत बार हमारे जो फियर्स और इनसिक्योरिटी होती हैं, वो वैसी नीड्स क्रिएट कर देती हैं, वो एक्चुअली इनऑथेंटिक होती हैं। जैसे कि हमारे काफी सारे फियर्स इनऑथेंटिक होते हैं, वैसे वो नीड्स भी इनऑथेंटिक है। हमने अपने मन में वो नीड्स बना रखी हैं कि मुझे ये भी चाहिए, बट एक्चुअली नहीं चाहिए होता है। उस चक्कर में आप वो 99 के फेर से बाहर नहीं आते हैं, तो उसके लिए चाहिए होती हैं। यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेन्युइन एंड जो भी आपकी प्लान नीड्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से। और एक जो हमें चीज को अंडरलाइन करना होता है कि जो वेल्थ क्रिएशन होता है, दैट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। ये ओवरनाइट बिजनेस नहीं है। आज सुबह ही एक हमारे मित्र हैं, उनको मैंने ये इनवाइट भेजा था, तो उनका आया, कहता यार आज मैं बिजी हूँ, अदरवाइज भी ना मेरे पास फंड्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने कहा कि फंड्स की यहाँ बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपया होगा तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि ना नौमन तेल हो गया ना राधा नाचेगी।
आपको शुरुआत करनी होती है अगर 2,000 रुपए हैं उससे। हमारी एक कुक थी, अभी तो आई जस्ट चेंज्ड अवर हाउस, द अर्लियर कुक शी स्टार्टेड सेविंग मनी, मेरी वाइफ ने उसको थोड़ा सा वो किया, मोटिवेट किया विद सम 200-500 bucks, स्लोली एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। कुछ पैसा जब इकट्ठा हो गया मैंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब 5-10-20 हजार रुपए हो गए। टुडे शी हैज ए कॉर्पस ऑफ समथिंग लाइक 16-17 lakhs। कैसे बना वो? उसके पास कभी भी 1 लाख रुपया नहीं हो सकता था एक साथ। तो दिस इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। सो इट इज ऑलवेज ए स्लो प्रोसेस। तो फर्स्ट फंडा क्या है, जो इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट फंडा क्या है वेल्थ क्रिएशन का, और उसको रूल ऑफ 50-30-20 बोलते हैं कि 50% ऑफ वट एवर यू अर्न शुड बी ऑन नीड्स, 30% on wants mean desires, and 20% goes for saving or investment। सेविंग बेसिकली उसको इन्वेस्टमेंट के तो टूल्स हैं, एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी समझ लेंगे, बट 20% हैज टू गो। तो अगर आप इस बेसिक फाइनेंशियल प्रूडेंस के रूल को समझ जाते हैं तो स्लोली ओवर द ईयर्स वेल्थ क्रिएट हो जाती है। और जहां पर दोनों जने कमाते हैं फैमिली में तो ये रूल फिर इक्वेशन चेंज हो जाती है, फिर वो 20 नहीं रहता, फिर वो बढ़ जाता है, बिकॉज फैमिली की जो नीड्स होती हैं वो फिर 50-50-100 की नहीं बनेंगी, थोड़ा सा कम में काम चल जाता है। तो यू हैव मोर इन्वेस्टेबल सरप्लस। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो अगर हम फाइनेंशियल अपना जो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो दोनों का अपना अपना रोल है, और इसमें यहाँ पर एक बहुत क्लियर समझने की जरूरत है। पुराना मॉडल था इंश्योरेंस का हमारे फादर के टाइम में या उसके बाद भी, कि जहां पर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के लिए भी, वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यूज किया जाता था। दैट इज एन ओल्ड मॉडल, दैट इज एन ऑब्सोलीट मॉडल, दैट इज नॉट टू बी अडॉप्टेड। इंश्योरेंस इज फॉर इंश्योरेंस, कि अगर कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस इज टू टेक केयर ऑफ दैट। सेकेंड चीज जो हमने बोली थी, टू टेक केयर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, उसके लिए इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता। तो जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स आपको कोई भी आपकी भाभी, चाची, मामी, दोस्त की भाई का दोस्त बेच गए हैं ना, जिसमें आपसे हर साल 50,000 रुपए डलवाए जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उसका चेक करिए, एक तो रिटर्न बहुत कम होता है, सेकेंडली जो आपका सम एश्योर्ड होता है दैट इज पीनट्स। उसके बजाय अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है तो दैट इज जस्ट टर्म इंश्योरेंस, दैट्स इट। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स टर्म इंश्योरेंस, इन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस शुड नॉट बी क्लब्ड एट ऑल। तो ये बेसिक कार्डिनल रूल है जो हमें समझना होता है। इंश्योरेंस पे बाद में आएंगे, दैट इज ए वेरी स्मॉल थिंग। मेन है कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे कई एफडी लवर्स हैं, सो सबसे पहले एफडी की बात करते हैं कि एफडी क्या है। आपने बैंक में एफडी खोली, डिपेंडिंग ऑन द आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते रहते हैं, इकोनॉमी वाला है वो बड़ा लंबा चक्कर है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं। सो आजकल इंटरेस्ट रेट थोड़ी ठीक ठीक है, तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 6-7%, 7.5% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो लगभग इतना ही, अगर इकोनॉमी ठीक ठीक चल रही हो तो लगभग इतना ही इन्फ्लेशन चल रहा होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पर एनम जो बढ़ता रहता है, और उसको कभी भी आप सरकारी रेट से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैं पढ़ रहा था फरवरी का जो रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है गवर्नमेंट डिक्लेयर वो 3.61 था, जनवरी का 4.31 था, बट एक्चुअली है नहीं ऐसा। जितना सरकारी रेट्स है, जो सरकारी आंकड़े हमेशा थोड़े कंजर्वेटिव साइड में होते हैं, तो वैसे ही ये भी है। तो असली महंगाई इससे ज्यादा बढ़ती है। तो प्रैक्टिकली एफडी अगर आपकी है तो वो आपके पैसे को ग्रो नहीं कर रही है, और कर भी रही है तो हार्डली 1-8% से। वो आपके पैसे को सिर्फ इन्फ्लेशन से हेज कर रही है, बचा रही है उसको, दैट्स ऑल। तो योर मनी इज नॉट रियली ग्रोइंग। तो इसलिए, और फिर एक और चीज होती है कि जो आपका इंटरेस्ट आता है, हाउ द रियल इनकम इज रिड्यूस्ड, जो इंटरेस्ट उसमें आता है दैट इज क्लब्ड विद योर इनकम, टोटल इनकम। तो आप उस टैक्स स्लैब में, जिस भी टैक्स स्लैब में आप होंगे, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट पे टैक्स पे कर दोगे, करना पड़ेगा। तो वो फर्दर जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फर्दर कम हो जाता है। तो एफडी को मैं बोलता हूं इट इज ए लूजिंग प्रपोजिशन अनलेस यू डू इट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। अब मुझे सपोज जाना है, घूमने जाना है, यूरोप जाना है, नाउ आई नीड सम 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन माई बजट एंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। उसके लिए आई कांट डिपेंड ऑन द इक्विटी, क्योंकि अगर मुझे जिस समय जाना है पैसा चाहिए, सपोज मार्केट डिप पे है, तो आई वुड नॉट लाइक टू सेल। उस केस में शॉर्ट टर्म यस,
कार खरीदनी है तो उसको मैं बोलता हूँ एफडी का नाम देता हूँ गुल्लक, तो हम लोग गुल्लक बना लेते हैं एक। तो कि कार खरीदनी है, ठीक है, इमीडिएटली नहीं खरीदनी होती, यू ऑलवेज प्लान ए कार। तो आपने 6-8 महीने बाद कार खरीदनी है, तो यू क्रिएट ए गुल्लक, पुट योर मनी, जो आपका पोर्शन है, अगर आपने लोन लेना है तो आपका वाला पोर्शन क्रिएट ए गुल्लक, एंड देन यूज दैट इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट एफडी के लिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए एफडी इज नॉट ए गुड ऑप्शन। सेकंड इज पीपीएफ। पीपीएफ वाले भी कई सारे हैं। पीपीएफ इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, टैक्स बेनिफिट आता है, और 7.1 जैसे आज की डेट में 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, दैट एक्चुअली इज नॉट 7.1, इट इज मोर। जैसे एफडी का क्या होता है कि वो अगर 7.1 वहां पर है तो वो इफेक्टिवली कम हो जाता है, पीपीएफ में 7.1 है तो इफेक्टिवली बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज टैक्स फ्री, रिटर्न्स आर टैक्स फ्री, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न बिकम्स मोर। सो आई डिड नॉट गो इनटू, ये हम सब छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं, देयर आर वेरी गुड वेबसाइट्स। एक cleartax.in करके वेबसाइट है जो बहुत अच्छे से एक लेमैन को सारी चीजें समझा देती है, तो यू कैन यूज दैट साइट ऑल्सो। फिर बाकी एनपीएस वगैरह स्कीम्स आती हैं, वो सोशल सिक्योरिटी टूल है बेसिकली, क्योंकि 2004 के बाद से जो पेंशन वाला जो है सरकार का बंद हो गया था, तो दे डिवाइस दिस मेथड, एंड किसी के लिए भी ओपन है, नॉट नेसेसरली सरकार के लिए, सरकारी आदमियों के लिए, एनीवन हु इज वर्किंग कैन गो फॉर एनपीएस, एंड इट्स अ वेरी गुड टूल। एंड जो नॉर्मली जो रेट देखा गया, ये अभी बहुत पुराना नहीं है, ये मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी स्कीम है जो आई है, तो ये लगभग 9 से 12% टाइप का सीएजीआर देती है, तो नॉट अ बैड स्कीम। एंड सबसे एडवांटेज ये है कि आपको जब आप 60 साल में के होते हैं तो आपको 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस जो आपने जमा किया हुआ होता है, जो उस समय होता है, वो आपको 60% मिल जाता है एक मुश्त, और वो टैक्स फ्री होता है। सो इफेक्टिव जो यील्ड होती है बड़ी अच्छी हो जाती है, और जो रिमेनिंग 40% है वो आपको मंथली पेंशन के तौर पे आता है, तो आपका एक थोड़ा थोड़ा मंथली रिटायरमेंट के बाद हल्का हल्का पैसा आना शुरू हो जाता है, विच गिव्स a little bit comfort कि मेरे पास चलो महीने का इतना आ रहा है। नाउ जो मेन आपका जो वेल्थ क्रिएशन का इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट, स्टॉक मार्केट, एंड लेट अस टॉक अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज द मेथड टू बिल्ड वेल्थ वन, एंड दैट इज द थिंग दैट ट्रबल्स लॉट मैनी पीपल। बहुत डरते हैं लोग, और डर के मारे गड़बड़ होती है और गलत डिसीजन ले लेते हैं, वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस विशिएट हो जाता है। तो दो चीजें हैं, मतलब कई सारी चीजें हैं होने को, बट हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है जो डायरेक्ट इक्विटी है, यानी शेयर्स हैं, और दूसरे हैं म्यूचुअल फंड्स। शेयर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज शेयर्स को खरीदने के लिए वो वाली जो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, एंड वन शुड नॉट गो बाय, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर्स, मोर ऑफ शेयर्स, कि जो वो टीवी में आप देख लेते हो ना, वो जो टाइम्स नाउ या उस पे वो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, या किसी बैंकर की एडवाइस पे, या किसी आपका जो वेल्थ मैनेजर है, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है, उसकी एडवाइस पर, तो ये नहीं खरीदने होते हैं उनको। हाँ, यू शुड टेक, जैसे मेरी जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो बीच बीच में मुझे, सर ये वाले स्टॉक्स हैं, मैं कहा थैंक यू, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ, आई नो हाउ टू स्टडी स्टॉक्स। सो you need not buy it outrightly. If you can study, fine. Otherwise, always take an advice from the person who himself has earned money in the market. आपके आसपास होंगे ऐसे लोग, तो जिन्होंने पैसा एक्चुअली कमाया है मार्केट से, they will be able to tell you the nitty-gritties and जो रियलिटी ऑफ मार्केट। जो एजेंट्स हैं वो अपने वेलफेयर के लिए, बैंक वाला अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, उसको या तो कमीशन चाहिए या उसको और कुछ चाहिए, वट। सो लिटिल बिट बी कॉशियस अबाउट दैट। तो शेयर में हम लोग नॉर्मली स्टार्ट में नहीं इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते, और अगर करते भी हैं तो टोटल का, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए लगाने का है, तो 10-15 हजार से ज्यादा शेयर मत खरीदिए शुरू में, मोस्टली पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड भी शेयर्स ही हैं। म्यूचुअल फंड में क्या फंड है उसको समझ लेते हैं कि शेयर मतलब मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ या 2 शेयर खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास 10,000 रुपये थे, तो मैंने वो 2 शेयर खरीद लिए 5-5 हजार रुपए के। अगर वो 2 कंपनी ऊपर जाती है, मेरा वैल्यू बढ़ जाती है, अगर वो कंपनी नीचे जाती है तो मेरा लॉस हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, जो फंड हाउस जिनको बोलते हैं, वो वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर फंड मैनेजर्स, दे आर ट्रेन टू डू दिस, उनका काम ही यही है, मेरा काम ये नहीं है। आप लोगों का किसी का भी प्राइमरी जॉब शेयर मार्केट नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो हम लोग
साइडलाइन वाले इन्वेस्टर है, हमें तो अपनी मनी को ग्रो करने में इंटरेस्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठेका दे देते हैं भाई इस फंड मैनेजर को कि भाई तू मेरा ये पैसा पकड़, इसको इन्वेस्ट कर देना। ना व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड म्यूचुअल फंड? इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है कि मेरा अगर 1 लाख रुपया है तो वो, या से 10,000 रुपया है, मैं वहां 10,000 रुपए के 2 शेयर खरीद रहा था, यहाँ पर 10,000 रुपये अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले को दे देता हूँ, मैनेजर को दे देता हूँ, तो वो उन 10,000 रुपये को कम से कम 15-20 स्टॉक्स में डाल देगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के। तो किसी भी टाइम में इकोनॉमी में सारे के सारे सेक्टर कोलैप्स नहीं होते हैं। तो कुछ ना कुछ, जैसे पीछे 4-5 साल 5-7 साल पहले फार्मा इंडस्ट्री एकदम नीचे गई थी, तो जिनके फार्मा के स्टॉक्स थे, किसी ने अगर सिप्ला का या डॉक्टर रेड्डी का या किसी का पकड़ रखा है, तो वो नीचे चला गया। लेकिन अगर मैंने वही म्यूचुअल फंड में डाल रखा है तो एक सेक्टर नीचे गया, बाकी ऊपर थे, तो मेरा ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो ठीक ठाक रहता है, तो उसमें सेफ रहता है पैसा। दैट इज वन थिंग। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, इक्विटी, बैलेंस्ड या हाइब्रिड बोलते हैं, डेट, लिक्विड फंड, टैक्स सेविंग के लिए भी होते हैं, ELSS बोल देते हैं, वो सब भी होते हैं। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन की। तो वेल्थ क्रिएशन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट SIP। अगर आपको वेल्थ रियली सेंस में क्रिएट करनी है तो आप SIP में डालिए, और उसके बाद हाँ, हर महीने, ताकि आपके अकाउंट से कुछ पैसा जो डेट आप तय करते हैं उसमें निकल जाता है, और वो स्लोली मार्केट में इन्वेस्ट होता रहता है। जो वेल्थ क्रिएशन का एक बेसिक रूल ये है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, एंड देयर आर 2 इमोशंस which you should be careful about. One is fear and another is greed. तो आपको ना जब मार्केट क्रैश करे तो पैनिक में आना है, फियर जनरेट नहीं होना चाहिए, और जब मार्केट बहुत ऊपर हो या लग रहा है कि यार एकदम इन्फ्लेटेड है, बलून एकदम ऊपर है, तो आपको लगे पैसा कमा लूं मैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। दोनों चीजों पे सोचना होता है। जैसे कि जैसे हम अभी शुरू में त्रिलोक से बात हो रही थी कि वी हैव सीन 2008 का, 2016 में भी कुछ डिप हुआ था, 2020 में कोविड का क्रैश हुआ था। नाउ दीज आर द टाइम्स, या फॉर दैट मैटर अभी जो ट्रम्प क्रैश है हुआ था, अभी तो फिर मार्केट थोड़ी ऊपर आ गई। सो दिस इज द टाइम टू पुट मोर मनी इंस्टेड ऑफ गेटिंग फियरफुल और पैनिकी। दिस इज द टाइम टू पुट मोर मनी इनटू मार्केट एंड स्टिक टू योर प्लान। मार्केट में कभी भी आपको पैनिक या फियर में ऑपरेट नहीं करना है, एंड आपको बेसिकली अपने गोल देखने होते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरे इन्वेस्टमेंट का टाइम प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से होता है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, शेयर मार्केट के केस में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 years एंड अबव। तो 5 years एंड अबव में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स लॉन्गर द पीरियड बेटर आर द रिटर्न्स, तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, अनलेस कि आपने बहुत ही गंदे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा हो। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप स्टडी करके कर लेंगे, देयर आर वेरी गुड वेबसाइट्स है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी उसकी वो है, एनालिसिस है, और जो उसका CEO है धीरेन्द्र कुमार, वंडरफुल पर्सन, जबरदस्त बंदा है। अगर आप उसको एक बारी सब्सक्राइब कर लेते हैं मेल को, तो हर सैटरडे धीरेन्द्र का एक आर्टिकल आता है, एंड ही टॉक्स लॉट ऑफ सेंस, बहुत ही बढ़िया बंदा है। अब आपको दिखाता हूं कि जैसे हम जो ये बात कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक आपके जो रिटर्न्स थे, NPS का हमने 9 से 12 की बात की थी, वो बहुत लॉन्ग टर्म है। PPS 7.1 प्लस कुछ तो उससे उसको 8.5 मान लीजिए, वो कर ले। FD हो गया, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अभी हमारा डबल डिजिट में कम आया था, राइट। अब म्यूचुअल फंड अगर आप 5 साल 10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो कम से कम 15 से 20% का रिटर्न आ जाता है, कम से कम। अब मैं आपको रियल डेटा दे रहा हूं, ये जो फंड मेरे पास, मेरे फादर के पास और मेरी वाइफ के पास थे, उसी से मैंने डाटा निकाला। डिफरेंट टाइम की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई कैलकुलेटेड द CAGR। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड की जो यील्ड होती है, उसका जो टेक्निकल तरीका है वो XIRR बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं एक लेमैन एंगल से। जैसे अगर हम कहीं पर सपोज हम बात करते हैं कि हमने एक मकान खरीद लिया, हमने 1 करोड़ का मकान खरीदा, 10 साल में वो सपोज 3 करोड़ हो जाता है, तो हम कहते हैं ना 3 गुना हो गया, तो यानी कि उस पे 2 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो उस 2 करोड़ को अगर हम
इतने सालों में से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एक रफ अंदाजे से हम कहते हैं इतना हर साल ग्रो कर गया यार मेरा पैसा, राइट? दिस इज हाउ वी नॉर्मली अंडरस्टैंड ग्रोथ ऑफ मनी इन अवर हेड. सो उसी एंगल से मैं आपको रियल टाइम डाटा दे रहा हूं. इसको लेट मी शेयर सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू सी. जस्ट अ मोमेंट. या नाउ यू कैन सी. ये जो पहला वाला है, दिस इज द रियल मैजिक. दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड. ये लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई का, 5 स्टार फंड है. इसकी 12/5/2014 की एनएवी थी 23 रुपया 3 पैसा. और अभी 11 अप्रैल को जब ये मैंने कैलकुलेशन बनाई थी तो 100.09 थी. ऑफकोर्स ये ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत. ग्रोथ जो है वो 77.06 रुपीज की, और इसका जो रेशियो निकला 100 करके 334, यानी 3.34 टाइम्स हो गया. ये एवरेज सीएजीआर 10.9 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 11 साल में 30% की है. एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, नाम से दिख रहा है कि मिड कैप फंड है. एक और नीचे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवर, दोनों मिड कैप फंड है. इनका देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो 10.4 ईयर्स में 398% है. 38% पर एनम का सीएजीआर है. आईसीआईसीआई ये प्रूव वैल्यू, ये तो खैर माइंड बॉगलिंग है. ये शायद उस समय की बाई चांस उस समय ये नीचे था तो बहुत ज्यादा, इसमें 49% का ग्रोथ है. एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है. दिस अनदर 5 स्टार फंड, वेरी गुड फंड. इसका टाइम प्रोफाइल कम है मेरे पास, 6.4 ईयर्स का, 37% है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है. ये इसका जो टाइम प्रोफाइल है वो 7.5 साल है, 25.84 है. नाउ डेट फंड, इक्विटी एंड डेट फंड का मतलब क्या है? ये हाइब्रिड फंड है. इसमें कुछ रेशियो 25-30% डेट में रहता है, कभी ज्यादा भी, और बाकी इक्विटी में रहता है. तो दिस इज अ मोर काइंड ऑफ ए बैलेंस्ड फंड. बहुत नीचे नहीं जाता, मार्केट जाती है, और बहुत ऊपर नहीं जाता. इसलिए आप रिटर्न में भी देखेंगे कि 25% की रेंज में वो वहां सब 30 से ऊपर थे, 35 से ऊपर थे. तो समथिंग लाइक दिस ये मैंने इसलिए बनाया था आप लोगों की कि दिस इज द रियल टाइम थिंग, ताकि आपका डर खत्म हो जाए. एंड इसमें केवल एक ही फंडा है, स्टे इन्वेस्टेड. स्टे इन्वेस्टेड, डोंट पैनिक, डोंट विड्रॉ, डोंट बी ग्रीडी, डोंट विड्रॉ. विड्रॉ नहीं करना है. स्टे इन्वेस्टेड. जी, जो 49% कैगर जिसका तो कौन सा था? 49%, सॉरी 49% सीएजीआर किसका था? वो इसका वैल्यू डिस्कवरी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी. अच्छा, अगेन ए मिड कैप, अगेन ए मिड कैप. मैंने इसमें जानबूझ के स्मॉल कैप का नहीं रखा, बिकॉज स्मॉल कैप रिस्की हो जाता है, और स्मॉल कैप में भी वेरी हाई रिटर्न्स कम. बट स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है कि फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी होती है. सो वेल्थ क्रिएशन में यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस थिंग. जैसे आपको जब हम किसी को का पोर्टफोलियो डेवलप कराते हैं इन अवर प्रोग्राम, वी टेल देम टू गो फॉर 5 फंड्स, मे बी अराउंड 5 फंड्स, डिपेंडिंग ऑन कि बंदे के पास कितना है, कैसे करना है. कि उसमें हम एक फ्लेक्सी कैप रख देते हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक बैलेंस फंड. ये तो हो गया वेल्थ क्रिएशन वाला. हाँ, उसको कोई अगर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो अमेरिकन सिस्टम इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का दिमाग में रहता है. दो भी इंडिया में इमरजेंसी फंड के कंसेप्ट उस तरह से नहीं चलते हैं, बट नेवरदलेस आपको कुछ शॉर्ट टर्म में मनी चाहिए होती है, तो वो उसके लिए लिक्विड फंड या कोई डेट फंड अच्छा, उसमें भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं. कि उससे आपका शॉर्ट टर्म में जो आपकी नीड है, 1 साल बाद मुझे पैसा चाहिए, सपोज मुझे कुछ, फॉर दैट मैटर बहुत सिंपल, कि मुझे 1.5 लाख का आईफोन ही खरीदना है, एक साथ 1.5 लाख रुपए मुझे निकालने में दिक्कत हो सकती है. तो आप 6-8 महीने की गुल्लक बना दीजिए, 15,000 रुपए डाल दीजिए, 10 महीने बाद 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, ले लीजिएगा, whatever it I is. have a question. Yeah, please. So, I have taken ETFs also, Yeah. exchange traded funds. So, obviously, I've studied, and then whatever were the best performing ETFs, मैंने वो लिए थे. अभी ऐसे गोल्ड ETFs भी लिए थे, आपने सजेस्ट किए थे गोल्ड ETFs के लिए. तो अभी जैसे मैं पढ़ रही थी, गोल्ड इज ऑन इट्स ऑल टाइम हाई, और वहां से प्रेडिक्शन है कि भाई 20% तो क्रैश करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेटेड है बहुत ज्यादा. 96,000 पे गोल्ड बैठा है, विच इज लाइक वेरी क्रेजी. तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर मैं, मतलब आई वाज जस्ट अ थॉट, तो मैं सोच भी रही थी आपसे बात करूंगी, तो गुड दिस हैज कम, कि कैन आई बुक सम प्रॉफिट in selling ETF, gold ETF, and then when it will fall,
I'll buy again. This is how people make money. I mean, this was a thought coming to me. So I thought I'll ask you. गुड क्वेश्चन। पहली चीज की ये जो ऑल टाइम हाई है ना, आप डिफरेंट टाइम में देखोगे ये स्टेटमेंट आती रहती है। 2021 में जब मार्केट रिकवर हुई थी कोविड शॉक के बाद, तब भी बहुत सारी चीजें अभी ऑल टाइम हाई है, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई क्या है? आप पिछले 20 साल में आप देखो ना, निफ्टी को, निफ्टी 50 देखो, आप सेंसेक्स देखिए, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे फिर ऐसे, तो देयर आर ऑलवेज पीक्स जहां पर हम उसको ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग तब करिए जब आपकी नीड है। वन, ऑफ कोर्स ये वाला मॉडल, अगर आपके पास इतना समय है मॉनिटर करने के लिए, दिस इज द मॉडल इज करेक्ट, जो आप कह रहे हैं कि अभी मैं बेच दूं और जब नीचे जाए तो ले लूं। बट इसमें एक ही थोड़ा सा लोचा होता है कि हमें नहीं पता है कि नीचे जाएगा नहीं जाएगा। जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, वो हमें मालूम नहीं है कि कौन लोग हैं, एजेंडा क्या है। वो जो वहां टीवी पे बैठ के बंदा बोल रहा होता है ना, हमें मालूम नहीं होता कि वो किस कंपनी ने खड़ा कर रखा है वहां पे, किस सेक्टर ने खड़ा कर रखा है, कौन सी लॉबी है जो इसको पुश कर रही है, हमें पता नहीं होता। एंड इट इज फॉर पीपल लाइक अस, इट इज इम्पॉसिबल टू फैदम दैट। इम्पॉसिबल। हमें छोड़ दीजिए, जो वहां दलाल स्ट्रीट में बंदे बैठे ना, सॉलिड ब्रोकर्स, दे इवन कांट प्रोडिक्ट। इसके ऊपर बड़ी कहानियां हैं मार्केट के ऊपर कि हाउ दे मैनिपुलेट। और आज की डेट में खास तौर पे अब जो एआई आ गई है ना, अब एआई से जो चल रहा है वो तो माइंड बॉगलिंग। अभी इट इज एंटरिंग द डेंजरस डायमेंशन। तो वो उसको छोड़ देते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, हम लोग हैं सब चिंदी इन्वेस्टर्स, हम वो अपने 2-4-50 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने जो डायमेंशन है कि भाई हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं रिटायर्ड लाइफ अच्छे से बिताऊं। उस समय अगर मेरी पेंशन नहीं है, जो मेरी नहीं है, तो मेरा SWP क्रिएट हो जाए कि अगर मेरे को हर हर महीने मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं आराम से अपने कॉर्पस में से 1.5 लाख रुपए निकाल सकूं, जिससे मेरा घर चलता रहे। माई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज दिस, प्लस कि भी मुझे घूमना है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे किताबें खरीदनी है, किताबें खरीदने में मुझे जोर ना पड़ेगी यार 1,000 रुपए की किताब खरीद लूं। क्योंकि जिस तरह के हम लोग हैं, हम लोग इंडिया में 1,000 रुपए की किताब हमारे लिए महंगी किताब होती है। हम 200-400-500 रुपए की किताब बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं। 1,000-1,500 की आजकल किताबों के रेट बढ़ रहे हैं। तो प्रेशर ना, यहाँ प्रेशर ना आए। खाना खाने जाना है, अगर कहीं मेरी वाइफ का बर्थडे या कोई इवेंट है, तो अगर मैं 10-20 हजार रुपए खर्च करूं तो मुझे प्रेशर ना आए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ये है। तो एम आई मीटिंग दैट? तो उसके हिसाब से काम करिए आप अपना। तो पहली चीज, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि गोल्ड नीचे जाएगा। वन, इट इज ऑलवेज इन्फ्लेटेड वेन एवर समथिंग गोज अप, इट इज सेड इट इज इन्फ्लेटेड, नो वन नोज। सेकेंडली, जितनी मार्केट इस समय, जो स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा क्रेजी है, गोल्ड के बारे में आई डोंट नो कहां से आपने प्रिडिक्शन ये वाली पढ़ी है। गोल्ड इज द एक वो है इस समय बिल्कुल बुलवार्क ऑफ स्ट्रेंथ लोगों के लिए। सो आई डाउट दिस प्रिडिक्शन कि 20% नीचे जाएगा। और 20% नीचे जाएगा तो और डाल दीजिएगा, वो भी अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। गोल्ड सिल्वर ये दो हैं, इसको हम ये बोलते हैं कि 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट बास्केट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10% आपका मेटल्स में होना चाहिए। दिस इज अ जनरल थंब रूल कि 10% करीब आप, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना होता है आपको। हर एक ही तरह का सारा पैसा आप, सपोज आप वैल्यू डिस्कवरी की हम बात कर रहे थे, इतना हाई रिटर्न है, तो सारा वैल्यू डिस्कवरी में नहीं डाल देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि मिड कैप वाली जो कंपनीज हैं वो किस दिन क्रैश करेंगी द एंटायर मनी गोज डाउन। तो इसलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होता है। एंड जस्ट स्टिक टू द इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट्स ऑल। अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस पे आप करते रहिए। अगर शेयर्स भी खरीदने हैं, बाय सम गुड शेयर्स, लार्ज कैप शेयर्स। वो जो होते हैं ना कि ये इस कंपनी के खरीद ले यार, अभी देखना 6 महीने में ना दुगना होने वाला है, ये वाली टिप्स को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आजकल वो MHA के साइबर सिक्योरिटी वाले बताते रहते हैं ना कि आपके फोन में अगर कोई ऐसे लालच भरा वो आता है SMS, तो प्लीज क्लिक ना करें। तो ये लालच भरी सजेशंस हैं, प्लीज क्लिक ना करें। लार्ज कैप में लगाइए। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको कुछ नहीं होता है। ट्रंप आएगा जाएगा, कोविड आएगा जाएगा, टाटा की कंपनी को, ITC को, रिलायंस को कुछ नहीं होता है। ये हर चीज में है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि ITC कंपनी के प्रोडक्ट किस किस चीज में है। मतलब यू नेम इट एंड दे हैव सम प्रोडक्ट फॉर यू। इतना डाइवर्सिफाइड है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिगरेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होटल्स ओनली। अभी तो होटल अलग हो गया उसका। तो लेकिन
पहले एक ही था सारा, अभी और डाइवर्सिफिकेशन होनी है, उनकी डीमर्जर्स होने हैं। सो इन्वेस्ट इन सम गुड ब्लू चिप कंपनी। लोग आजकल I've got 12 bonus share of ITC Hotel. They have gifted. हाँ, उन्होंने आईटीसी के एग्जैक्टली। हाँ, तो ये होता है, इसमें भी एक और चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेयर में भी अगर आप अच्छे शेयर लेके भूल जाते हो ना, भूल जाते हैं मतलब छोड़ देते हो, उसमें ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। देयर इज ए 10-year ग्रोथ साइकिल फंडा इन शेयर्स मतलब बेसिकली म्यूचुअल कंपनीज का है, म्यूचुअल फंड में भी लगता है। वो म्यूचुअल फंड भी वैसे ही ग्रो करते हैं उतने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 300-400% बढ़ रहे हैं वो जादू हो रहा है, तो ऐसा उसका तरीका है, उसको समझिए, वो मैजिक देखिए क्या होता है। हर कंपनी जब साल में अच्छा परफॉर्म करती है तो नेचुरली प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट किसका हुआ? शेयर होल्डर्स का। तो आइडियली अगर मेरे पास शेयर हैं, कितने भी हैं, तो सारा प्रॉफिट इक्वेटेड सेंस में शेयर होल्डर को बांट देना चाहिए। कंपनी वाले ऐसा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, दैट इज बैड इकोनॉमिक सेंस, बिजनेस सेंस। तो क्या होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है, से आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो उन्होंने 100-150 करोड़ रुपया तो शेयर होल्डर से बांट दिया कि ले भाई तू पकड़, ये चुग्गा पकड़ ले, लॉलीपॉप खा। बाकी जो पैसा है दैट इज रिटेन्ड विद द कंपनी एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स। सो उसका नाम ही रिटेन्ड प्रॉफिट्स होता है। वो जो प्रॉफिट ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट होते हैं, देन इट बिकम्स सरप्लस। वो पैसा सरप्लस में आता है। अगर मेरी कंपनी है, मतलब मेरी मतलब इंडिविजुअल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो पब्लिक वाली कंपनीज हैं, कंपनी में अगर हर साल 5-6 साल तक अगर मैं जो उसका रिटेन प्रॉफिट इकट्ठा होता रहे, तो इफ सम कंपनी है से 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ रिटेन प्रॉफिट वाला, एंड इट अप्रोचेस ए बैंक की यार हमारे पास ये 5,000 करोड़ पड़ा है, तुम हमें 20,000 करोड़ का लोन दे दो, बैंक विल जंप एट यू, आओ भाई साहब बैठो, लो 20,000 करोड़ का। Now, what will they do with that? They will buy their competitor. वो एक्विजिशन हो जाएगी दूसरी कंपनी की। देयर मार्केट शेयर जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, दैट विल इमीडिएटली मल्टीप्लाई होता है, या दे विल एक्सपेंड द कैपेसिटी, 3 प्लांट और लगा दिए तो अगेन। सो वहां पर ऐसे में जो आपका शेयर की वैल्यू होती है, या तो जैसे बोनस शेयर दे देंगे, राइट्स दे देंगे, या वैल्यू बढ़ती है, ऐसे खट बढ़ती है वैल्यू। तो 10 साल की ग्रोथ साइकिल में आपके शेयर जो वो एक लीनियर लॉ ऑफ ग्रोथ फॉलो नहीं करते हैं, वो ज्योमेट्रिकल हो जाता है कितनी बार। तो ये दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, एंड दैट इज व्हाई वी से स्टे इन्वेस्टेड। हाँ, आपके अगर फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको उसके लिए पैसा क्रिएट करना होता है। इफ यू हैव टू बाय कार, प्लान इट, एंड देन जैसे आपने बोला कि अभी मार्केट हाई है, मुझे कार खरीदनी है, आई नीड सम मनी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक आउट सम मनी फ्रॉम द जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या शेयर में, अगर मुझे 20-25% का प्रॉफिट आ रहा है किसी में, आई विल बुक द प्रॉफिट, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तो कुछ मत करिए, बैठे रहिए, राइट। गोल्ड और सिल्वर की हमने बात कर ली। गोल्ड, आप गोल्ड ETF पेपर गोल्ड खरीदना बेटर है, फिजिकल गोल्ड को रखना मुश्किल होता है। और अगर किसी को ऑर्नामेंट्स वगैरह भी खरीदने होते हैं, क्योंकि कई घरों में शौक है लेडीज को, एंड राइटली सो, व्हाई नॉट। सो बाय फ्रॉम गुड ज्वेलर्स रादर देन आपके मोहल्ले वाले ज्वेलर के। गो टू त्रिभुवन दास और सम गुड ज्वेलर, जो कल को जब आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो जो गोल्ड है आपका उस दिन के रेट पे बिना कुछ काटे वापस कर दे पैसा। जैसे जनपद पे दिल्ली में त्रिभुवन दास है, वी हैड परचेज सम गोल्ड एंड वी हैड सोल्ड इट बैक, तो उसमें उसने कुछ GST काटा था शायद, एक आध कुछ % का, और विद इन 10-12 मिनट्स दे गेव अस द चेक, ये लीजिए साहब चेक लीजिए, पेन नंबर लिखवाइए और ये चेक लेके जाइए। तो दैट इज द डीलिंग। सो यार आपको खरीदना है फिजिकल गोल्ड, ऐसा खरीद लीजिए, नहीं तो MTC से खरीद लीजिए, तानिश से खरीद लीजिए। अगर फिजिकल गोल्ड देख के ज्यादा मजा आता है, बट उसको संभालने का प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज वन थिंग। अदरवाइज पेपर गोल्ड ETF, जैसे मोनिका कह रही थी, गोल्ड ETF इज द बेस्ट। फिर एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो आजकल खास तौर पे बड़ी चर्चा में है, कि पिछले 1.5-2 साल से रियल एस्टेट ऐसे जंप कर रही है। तो एक और बड़ा लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, रेंटल इनकम क्रिएट करनी है, तो दे वुड ट्राई टू बाय सम प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट। ना, प्रॉपर्टी अगर आप खुद रहने के लिए ले रहे हो तो ले लीजिए। वैसे तो जो और ज्यादा थोड़े समझदार लोग होते हैं, वो रहने के लिए भी नहीं लेते, दे लिव इन अ रेंटेड हाउस, दे लिव इन अ रेंटेड हाउस, क्योंकि कैलकुलेशन के मैच ही नहीं करती हैं, मैच ही नहीं करती हैं। जिस घर में अभी मैं किराए में रह रहा हूं, ये घर इस समय जो भी ओनर है इसका, ये घर एटलीस्ट 3 करोड़ का है, जितना मैं किराया दे रहा हूं वो पीनट्स है।
उसका सेविंग बैंक में 3 करोड़ रुपया बंदा अगर सेविंग बैंक में रख देगा, उससे ज्यादा पर मंथ उसको ब्याज मिल जाएगा जितना मैं उसको किराया दे रहा हूं, और वो किराए पे टैक्स भी देगा, उस फिर मेंटेनेंस भी देगा। मेंटेनेंस मतलब घर की मेंटेनेंस, जो आपकी ईयरली 2 ईयरली बेसिस पे आपको कुछ कुछ घर को मेंटेन करना पड़ता है, वो लैंड लॉर्ड करता है, मैं नहीं करूंगा उसको, वो पैसा माइनस करेंगे। तो किसी भी जो आप अगर प्रॉपर्टी से को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज करना चाह रहे हैं, आई हैव डन इट माई सेल्फ। मेरा एक घर था बेंगलोर में, 2 बेडरूम फ्लैट, वो भी मैंने बेचा है लास्ट ईयर। उसका मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा जितना भी मेरे पास किराया, वो मकान 1 महीना भी खाली नहीं रहा है। तब 2008 में खरीदा था, मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी, मकान उन्होंने बेचा, तो उन्होंने जो जो हिस्सा था भाइयों का, कुछ पैसा मैंने कुछ पीपीएफ से निकाला, उससे ले लिया। उसकी ग्रोथ, उसका मेरा रेंट, सारा मैंने कैलकुलेट किया, फिर अपने माइनस जितने भी उसमें खर्चे हुए, चाहे वो टैक्स था, चाहे वो मेंटेनेंस थी, चाहे वो हाउस टैक्स था, एवरीथिंग आई कंसीडर्ड। मेरा जो रिटर्न है, बीइंग बेंगलोर, बेंगलोर में रेंटल थोड़े अच्छे थे, 5.2% का रिटर्न है। 5.2, लेस देन एफडी। व्हाट्स द बिग डील देन? क्यों लिया मैंने? वही पैसा अगर मैं उस समय 2008 में वो डाउन मार्केट में अगर लगा देता, वो कम से कम 5-6 गुना हो चुका होता पैसा, और मेरा मकान तो 2.5 गुना हुआ है अगर हम वैसे वैल्यू देखें तो इट डजंट मेक सेंस। टोटल एप्रिसिएशन, टोटल रेंट वेंट मिला के 5.2। तो मकान तब लीजिए जब आपने रहना है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत लीजिए। इसके ऊपर बहुत स्टडीज हैं, गूगल करेंगे आपको वॉरेन बफेट से लेके आपको बहुत सारी स्टडीज मिलेंगी, चेक करके देखिए। इवन जो वो अभी जिसकी डेथ हुई, जो अकाशा एयर वाला, झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, झुंझुनवाला यार, उसकी तो उसका भी एक वो आया हुआ था कि इतना पैसा उसमें मकान में और इतना पैसा उसमें, तो क्या उसका ग्राफ आया था। तो इट इज एस्टेब्लिश थिंग, ये कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, रियल एस्टेट में जो एक और जो उसका पेपरलेस हो जाता है, दैट इज काइंड ऑफ ए म्यूचुअल फंड इन रियल एस्टेट, दैट इज कॉल्ड REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बहुत नया फिनोमिना इंडिया में, अभी पहले विदेशों में पहले से था, 2019 के आसपास आया था ये इंडिया में। तो 10% के आसपास CAGR यू कैन एक्सपेक्ट। तो होगा क्या कि म्यूचुअल फंड की तरह जो ट्रस्ट है, अभी शायद 3 ही है इंडिया में, तो उनको मैं अपना पैसा दे देता हूँ कि 1 लाख रुपए मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया। उसने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज में, चाहे वो कमर्शियल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हैं, या रेजिडेंशियल हैं, जो भी whatever they decide, whatever the fund manager decides, वो वहां दे देते हैं। उससे जो उनकी इनकम आती है, दे पास ऑन सम पार्ट ऑफ दैट इनकम टू मी। रफली उसका 10% CAGR करीब आता है उसका। तो दैट इज अनदर ऑप्शन आई एम सजेस्टिंग, कि अगर आपको करना ही है तो एक आपका हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन REIT में कर सकते हैं। दो इट इज ए वेरी न्यू फिनोमिना इन इंडिया, अभी इसकी जो रियल एफिकेसी, एफिशिएंसी, ग्रोथ पोटेंशियल इज टू बी सीन। सो दिस इज वन थिंग। और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही जो मैं सजेस्ट करता हूँ, एंड आई व्हेन आई कोच पीपल ऑन फाइनेंशियल वेलनेस, कि ऑलवेज बी एन इन्वेस्टर, नॉट स्पेकुलेटर, कि आपने आज लिया और परसों बेच दिया, या जब मार्केट ऊपर गई तो बेच दिया, फिर जब नीचे गई तो खरीद लिया। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स अनलेस यू रिक्वायर मनी। स्टे इन्वेस्टेड, इट पेज। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग टू द इंश्योरेंस पार्ट, थोड़ा सा हमने इंश्योरेंस डिस्कस किया था। इंश्योरेंस बेसिकली कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन अगर कोई चीज होती है, चाहे वो लाइफ के सेंस में होती है, कभी मेडिकल के सेंस में होती है, कभी और लॉसेस हो जाते हैं, उसके लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो पहले जैसे हमने बात की कि नेवर बाय स्कीम्स दैट कंबाइन इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट, वो नहीं मत लीजिए, ओल्ड मॉडल है। आपको अभी भी इंश्योरेंस एजेंट बहुत बरगलाएंगे, बहुत मिसगाइड करेंगे, क्योंकि उसमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। तो one should not, if you are going for life insurance, go only for term insurance। और टर्म इंश्योरेंस में भी अब कई सारे मॉडल्स आ गए हैं, कि एक होता है कि एक मुश्त 10 साल, एक मुश्त दे दीजिए, 10 साल के लिए को देते रहिए, फिर मत दीजिए। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर ईयरली सिस्टम, क्योंकि आपका अगर सपोज मुझे टर्म इंश्योरेंस लेने का इस एज में कोई मतलब नहीं है, बट अगर कोई यंगस्टर लेता है, अगर कोई सपोज 25-30 साल का, 35 साल का बंदा लेता है, तो 1 CR का जो उसका प्रीमियम आएगा, 15-20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तो एवरी ईयर वन शुड, एक बार फिक्स हो गया प्रीमियम ना, 60 साल तक या 65 साल तक का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने सपोज 30 साल में लेते हैं,
आप 30 से लेके 65 साल तक आपने इंश्योरेंस ले लिया, और आपका जो 1 CR की जो आपकी प्रीमियम बना वो सपोज 17,000 रुपये बना, तो अंडरस्टैंड कि आज जो मैं 17,000 दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर में 17,000 ही दूंगा, बट इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी। तो 5 years down the line, 10 years down the line, today's 17,000 may not be even 10,000 rupees for me, इफेक्टिव वैल्यू उसकी। सो आपका कोई भी जो EMI होती है या इंश्योरेंस का प्रीमियम का वो होता है, वैल्यू होती है, वो ओवर द ईयर्स उसका इम्पैक्ट भी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन से उसकी रियल वैल्यू कम होती जाती है। तो कभी भी एक मुश्त कुछ मत करिए, एक मुश्त मत लीजिए इंश्योरेंस का भी। और जैसे हम लोन भी लेते हैं, अनदर एस्पेक्ट इज लोन भी लेते हैं तो लोगों को ना प्री पेमेंट की जल्दी होती है। 10 साल का सपोज लोन लिया है, तो 5 साल बाद 6 साल बाद थोड़ा पैसा आ गया, यार मैं लोन चुका देता हूं अपना। नाउ दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज फार एज द फाइनेंशियल विजडम इज कंसर्न, बिकॉज अगर आप कोई भी लोन का ग्राफ उठाएंगे ना, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टेन्योर में, 10 साल में से 5 साल में आप इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट 70 to 80% पे कर चुके होते हैं। फिर आपने क्या किया, पहले तो इंटरेस्ट, मेजरली इंटरेस्ट बैंक को पे कर दिया, और फिर बाकी के 5 साल में जो आपका बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा इंटरेस्ट होता जाता, वो भी आपने एक मुश्त दे दिया। नाउ बैंक कैन डिप्लॉय दैट मनी एल्सवेयर। आप नाउ देन यू आर नॉट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर द बैंक। आप I पैसा कमा के दे रहे हैं। I यस, have a question here. यस। So, you're right. लोन का ग्राफ ऐसे ही होता है, बट रिसेंटली मैं ऐसे पढ़ रही थी, तो आई रेड कि अगर आप लेट्स से 12 महीने की 12 किस्तों की जगह आप लेट्स से 13 किस्तें देते हो हर साल, so you considerably reduce your tenure along with the interest portion of it, because आपने वो जो लेट्स से मेरा 34,000 पर मंथ का EMI बना, मैंने 12 की जगह 12 दी, 1 साल पूरा दिया और एक और एक्स्ट्रा दे दी, मैंने बोला मुझे एक और देनी है, तो वो 34,000 डायरेक्टली मेरे प्रिंसिपल से हट गया। सो दैट विल ओवर द इयर्स दैट विल कंसिडरेबली रिड्यूस माय टेन्योर as well as the interest amount, total interest amount which I'm going to pay to the bank. So what do you have to say about it? मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया मोनिका, मैंने भी कार खरीदी, मैंने उसमें 10 लाख रुपए लोन लिया। मेरे पास पैसा था, क्योंकि मैंने बताया ना, भी मैंने फ्लैट बेचा अपने लास्ट ईयर, तो मेरे पे पैसा था, आई कुड हैव बॉट द कार स्ट्रेट अवे। देन आई डिड वन एक्सपेरिमेंट। लोन तो खैर मुझे लेना ही था, बिकॉज आई नो द मैकेनिक्स ऑफ लोन, तो लोन ले लिया। फिर मैं कहा चलो इसको ना आज से 5 साल बाद अगर मैं ऐसे ही कभी कुछ बोल रहा हूँ, तो आई विल हैव अनदर प्रूवन शीट टू शो पीपल। मैंने 10 लाख रुपया जो मैंने लिक्विड फंड में डाल रखा था उसको निकाला, उसको 4 म्यूचुअल फंड में, 4 म्यूचुअल फंड में उसको पार्क करना शुरू कर दिया। नाउ एक जो बेसिक इन्वेस्टमेंट का होता है, अगर मैं 4 में डालूं, मतलब 2.5 लाख रुपया एक म्यूचुअल फंड में डल रहा है, मैं उसको एक दिन में 2.5 लाख नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज दैट इज रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या किया, उसको उसी फंड हाउस के लिक्विड फंड में डाला 2.5 लाख रुपया, और वहां से STP लगा दी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि एक अगले 6 महीने में वो 2.5 लाख रुपया मेरा स्लोली उन 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और मैंने उसमें लिख दिया नीचे, जो मेरी एसेट शीट बनी हुई है, इसको जून 2030 तक मुझे टच नहीं करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को, वो फोल्डर अलग बना दिया मैंने। नाउ वी विल सी, नाउ अंडरस्टैंड, 5 साल अगर मैं रखता हूं तो मेरा जो CAGR आता है दैट विल बी मिनिमम 20%। हम उनको किस रेट पे लिया था हमने इंटरेस्ट, मेरा जो कार का लोन है वो 9.1% पे है, ठीक है, 9.1% पे मैंने लिया, और मैं उससे अगर 20% कमाता हूं, मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा, 20% भी कमाता हूं तो भी मेरा 11% का फायदा है। वाई शुड आई गिव देम द प्री पेमेंट? जितना पैसा आप कह रहे हैं ना कि 13 वाली, आप उसके शेयर ले लो भाई, म्यूचुअल फंड में डाल के बैठ जाओ, जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो म्यूचुअल फंड में डाल दो। लेट द EMI बी EMI, बिकॉज वो जो EMI है ना, वो एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि मेरा ना अमाउंट पहले 34,000 देता था, अब मैं 30,000 दे रही हूँ। अरे भाई, आप एक्चुअली 5 साल बाद आप 34,000 नहीं दे रहे हो, आप हो सकता है 25,000 ही दे रहे हो, क्योंकि इफेक्टिव वो 25,000 ही आप जिस समय आपने लिए थे उसके मुकाबले। एज
द टाइम पासेस, 10 साल में वो 34,000 रुपया की वैल्यू कुछ होनी ही नहीं है. लेट इट गो एंड यू पुट वट एवर मनी यू हैव इन द म्यूचुअल फंड. सेफ है ना, शेयर में मत डालो. चलो आप म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दो, लार्ज कैप में डाल दो, आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डाल दो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल दो, भूल जाओ, लो मजे देखो, फिर 30% का रिटर्न आएगा आप. तो इसलिए इट इज नॉट ए गुड थिंग. ये क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं लोगों को वो करने के लिए. क्योंकि एक और चीज है, कहीं ना हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी है वो बाप दादा के टाइम से ना, कि बेटा वो उधार नहीं लेना. जैसे हम जब छोटे थे ना, तो हम एक वहाँ हरियाणा में एक छोटी सी जगह थी, वहां रहते थे. तो वहां एक मतलब लिमिटेड लोग थे. डैड ही वाज पोस्टेड देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, एवरीवन न्यू. तो हमारे को लाला जी थे जिनसे हम वो अपना महीने का सामान लाते थे. तो वो साइकिल में जाते थे हम लोग अपना महीने भर का. तो डैड उस समय वो साइकिल में सामान कैरी करना, फिर फर्स्ट फ्लोर पे उसको लेके आना, तो उसकी हमारी होती थी, इनाम होता था, एक पॉपिंस मिलती थी हमें उसके बदले. उस काम के बदले 50 पैसे की पॉपिंस आती थी उस समय. आपको पता नहीं होगा पॉपिंस क्या होती है, बट मीठी मीठी गोलियां होती थी, बड़ी अच्छी पार्ले पॉपिंस. हमें पॉपिंस मिलती थी उसका मेहनताना. तो कितनी बारी जैसे वहां से निकला, साइकिल में जाते थे हम लोग, गए वहां रुक गए. तो एक आध बारी क्या हुआ कि मैंने उनको बोला, जो लाला जी थे, मैंने को पॉपिंस दे दीजिए. तो पैसे नहीं है. कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख लेता हूँ. अब सब लोग जानते थे, पता है कि हर महीने के उसमें तनख्वाह मिलेगी तो आएंगे पांडे जी, और साइकिल में बच्चे खींच के ले जाएंगे सामान. मेरे को घर आके पिटाई तो नहीं हुई, सॉलिड डांट पड़ी, खबरदार आज के बाद ऐसे लेकर आया, उधार लेके आया तो नेक्स्ट टाइम करेगा. फर्स्ट ऑफेंस था, छोड़ दिया, वार्निंग दे रहे हैं. हमारे पुराने फौजी डैडी हमारे, फर्स्ट में वार्निंग, सेकंड में पिटाई, और नेक्स्ट टाइम लेके आएगा तो पिटाई होगी. और मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी फिर, क्योंकि कहते अगर तेरे को पॉपिंस खानी है, टेक 50 पैसे यहां से एंड देन बाय. वो पुराना है, उधार नहीं लेना है. पूरी यूएस इकोनॉमी उधार पे चल रही है भाई. उनका भी जो बैंड बजा है वो उधार के चक्कर में बज रहा है पूरा. जो बैंड बज रहा है, दोज हु अंडरस्टैंड नो व्हाट आई एम सेइंग. सो ये आज की डेट में वी आर इन ए क्रेडिट इकोनॉमी. तो डोंट बी शाई ऑफ टेकिंग क्रेडिट. हाँ, उतना ही लीजिए जितना बचा सको. मतलब ऐसा नहीं कि अपने को अननेसेसरी प्रेशर में या उसमें डाल लो, दैट इज नॉट डन. बट अदरवाइज गो फॉर दिस थिंग. सो इसी तरह से मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेना होता है. घर आपने बना रखा है अपना अगर, तो हाउस होल्ड इंश्योरेंस लीजिए. जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गैजेट्स एंड ऑल दैट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बेसिक इंश्योरेंस होता है, अर्थक्वेक, फायर, दिस दैट, टेररिज्म वगैरह वगैरह का, दैट वन शुड टेक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. इसी तरह जो आपके कॉस्टली गैजेट्स होते हैं उनका एएमसी लेके रखिए. तो इस तरह की चीजें हैं जो फाइनेंशियल विजडम सिखाती हैं. और एक जो बहुत छोटी छोटी एक और 2-3 चीजें जो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि हमारे अपने बैंक अकाउंट चेक करिए. म्यूचुअल फंड जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पीपीएस है, पीपीएफ है, एनपीएस है, कुछ भी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी में भी ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉमिनी है क्या? नॉमिनी को चेक करिए. बैंक अकाउंट शुड नॉट बी सिंगल, इट शुड बी जॉइंट अकाउंट्स विद आइदर सर्वाइवर ऑप्शन. थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे जो पैसा होता है बाद में वो आरबीआई को चला जाता है. थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है जो अनक्लेम्ड है, क्योंकि नॉमिनी है ही नहीं, पता ही नहीं है कि किसको दें पैसा. तो अपने सारी चीजें चेक करिए, कीप योर रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर, एंड उन चीजों को कहीं ना कहीं नोट करके रखिए. हमारे वहां एक और चीज होती है कि बिकॉज पैसा में मेनली हमारा पेट्रियार्की है ना, तो आदमी ज्यादा संभालता है. तो कभी कुछ हो गया, द वाइफ वुड नॉट इवन नो कि है क्या क्या. तो हमेशा उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करके रखिए, चाहे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपने लैपटॉप पे रखिए, या एक गुड ओल्ड सिस्टम डायरी बना के रखो. कहाँ कहाँ क्या क्या है, किस फोल्डर में कितना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, सारा नोट करके रखिए. एंड अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड भी नोट करके रखिए कि भैया ये फोल्डर है, इसमें ये वाली फाइल है, इसका पासवर्ड ये है. क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स वेरी मेसी. अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता लाइफ में कुछ होता है, तो ऑलरेडी जो पीछे लोग होते हैं वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा को डील कर रहे होते हैं. और अगर फाइनेंशियल इस तरह की दिक्कत आती है, देन इट इज कंपाउंडेड, द ट्रॉमा गेट्स कंपाउंडेड. तो उसको बचाया जा सकता है एटलीस्ट, कि फाइनेंशियली दे शुड फील ओके कि चल यार ठीक है, यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा. तो दिस इज हाउ इट शुड बी. हम जो सक्षम वेलनेस में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू प्रोवाइड ए होलिस्टिक system of growth, health, happiness, whatever you call it, because everything is interlinked.
When I say everything is intellect, it is inside the body and in our systems also. तो हम लोग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस, स्लीप, यहाँ तक की इसके ऊपर काम करते हैं. और ये फाइनेंशियल वेलनेस इज पार्ट ऑफ दैट. क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली सही नहीं चल रहे हैं तो बाकी चीजों में भी गड़बड़ होगी. इवन वी टीच पेरेंटिंग स्किल्स, career assistance, जो भी, whatever age you are, I mean, it could be a student preparing for competition or maybe 12th or a person working in a corporate or anywhere. क्योंकि प्रॉब्लम आपकी डीलिंग्स में आ रही होती है. जो हम कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम डील करते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, या अपने आसपास की जो रिलेशनशिप है लोगों से, चाहे वो बॉसेस से हो, कलीग से हो, वर्क से हो, इवन वो हम कहीं ना कहीं उसको हमें समझना होता है. We have to grow again कि इस पे ऐसे डील करेंगे. Then another very important dimension is the spiritual dimension of life. We work on that कि जो ultimately ये क्वेश्चन तो आएगा ना यार, कब तक करता रहूंगा, पर्पस क्या है जीवन का. ये सब चीजों को भी हमने अभी शॉर्टली हमने भी खत्म किया. 2 दिन का हमारा मेडिटेशन रिट्रीट था, 2 दिन का मेडिटेशन का प्रोग्राम था. तो एंड दिस ऑफ कोर्स डज नॉट कम फ्री. हम उसके चार्ज करते हैं 6 मंथली बेसिस पे द प्रोग्राम रन्स. तो उसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो यू कैन जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था उस पे जो नंबर है 8447128219 पे मैसेज कर सकते हैं. somebody will get in touch with you. इसकी पूरी एक बहुत ही साइंटिफिकली डिवाइस मेथोडोलॉजी है. उससे हम करते हैं हैंड होल्डिंग डेली बेसिस पे. और उसमें आपके जो आप खाते हैं वो मैक्रोस आपको ऑटोमेटिक मिलता है. देयर इज अ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट, वो मिलता है. एंड देन यू डिसाइड योर थिंग कि आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों से आपकी फिजिकल मेंटल एफिशिएंसी बढ़ सकती है. दोज थिंग्स वी डिजाइन टुगेदर एंड एवरी शीट इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन. सो दिस इज हाउ वी वर्क इन द सक्षम वेलनेस डोमेन. एंड बिफोर आई एंड दिस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फाइनेंशियल एंगल से समझनी जरूरी होती हैं फाइनेंशियल वेलनेस के लिए. 1, always keep a certain percentage of your income. कुछ पैसा, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कुछ पैसा अलग निकालिए और उस पैसे को उन लोगों पे खर्च करिए जिनको उसकी एक्चुअली जरूरत है. Those who are really needy. And when I'm saying this, I don't mean helping your maid's daughter or your driver's daughter or whosoever. Now this becomes transactional. क्योंकि जब आप अपने किसी ऐसे नोन बंदी की हेल्प करते हैं, गार्ड के बच्चे की हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है. वो सही नहीं है. वो एक सही मायनों में जिसको हम दान बोलेंगे वो नहीं हुआ. तो आप उसकी हेल्प करेंगे जिसको आप जानते नहीं है. तो वो एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल. तो या हमारे जैसे उसमें शास्त्रों में बोलते हैं ना कि एक हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि दूसरे हाथ ने क्या दिया. सो इट शुड बी, बिकॉज जो यूनिवर्स होता है ना वो रिसाइकलिंग के प्रिंसिपल पे चलता है. एवरीथिंग कम्स बैक, ऐसे घूमता है, सब वापस आता है. और ये बड़ा स्ट्रेंज है. ये मैंने बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज को कि वट एवर यू डू, वट एवर नाइस यू डू, थिंग्स कम बैक टू यू इन ए मैग्निफिसेंट वे एंड आउट ऑफ नोवेयर एंड व्हेन यू नीड इट. मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जब मैं आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े होते हैं मेरे. हर बार पता नहीं कहां से आती है हेल्प. एंड whenever we are in some kind of a trouble, somewhere things come. तो ये एक साइकिल है. सो कीप डूइंग योर बिट, कीप डूइंग योर पुट समथिंग इन द साइकिल. करिए whatever you can. You do not know till when you are on this planet. So do your bit. Another thing important for financial wellness is try to get out of the race. Race क्या है? Race to impress others, race to gain attention. इससे बाहर निकलिए, क्योंकि जो रेस है दिस विल सक योर ब्लड. जो लाइफ है ना वो हमें दी जाती है टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स, नॉट टू इम्प्रेस अदर्स. जो आप हैं उसको ऐसे फ्लरिश होने दीजिए, जॉय ऑफ लाइफ को. और जो लाइफ चलती है वो हाईवे के प्रिंसिपल पे चलती है. हाईवे का प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप कितने ही धनी हो जाएं, कितने ही पावरफुल हो जाएं, कितने ही कुछ भी हो जाएं, हाईवे में क्या होता है? You are traveling in your Mercedes, BMW, whatever. Can you say that I am first on the highway? Never. There will be some second-hand Alto
खड़खड़ 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 आपसे आगे चल रही होगी 20-50 किलोमीटर पे. Even if you overtake that, even if you overtake any car, still you cannot say कि I am first again. मैं first हूँ highway पे. No one is first. So you must know, you must keep your car healthy and keep in mind your destination. That makes the journey fruitful. That makes the life good. That makes it happy. So ये दो चीजें हैं जिसके साथ मैं नॉर्मली इस चीज को खत्म करता हूँ कि try to understand the futility of race and start trusting life. लाइफ को ट्रस्ट करना सीखिए. इट टेक्स केयर ऑफ यू. क्योंकि जब आप एक वर्चुअस साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो ना अपने भीतर, तो आपके आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होती हैं. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इनसाइड एंड देन आउटसाइड. दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करके लूप बनाती है. पूरी एक एनर्जी का एक लूप बनता है एंड everything changes. So wealth creation is again part of that transformation. If you work on dropping your fear, insecurities and learn the basic principles of investment, जो अभी हमने बात की. किसी को और इसके बारे में डिटेल में बात करनी है तो हम अलग से भी बात कर लेंगे उसके बारे में. तो then money will always follow. Money is a byproduct of your hard work. Money is not a thing after which you should run. Money comes अपने आप आती है. So trust life like that. So then life takes care of you. So this is from my side. And now if you have any question, we can discuss. Yes, please. Yes, ma'am. बताइए. आजकल के मार्केट के बेसिस पे एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड, लाइक यू सेइंग कि एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक बैलेंस्ड वन. एनी वन फ्रॉम फ्लेक्सी कैप फंड्स, फ्रॉम लार्ज कैप फंड्स. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप कई हैं. मैंने ब्लू चिप में डाल रखा है. पहले एसबीआई ब्लू चिप में भी था, बट मैंने देखा कि ओवर द इयर्स जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप है दैट इज वर्किंग बेटर. और आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो वो कॉम्बिनेशन फंड है. दैट आल्सो कैन बी बॉट. उसमें भी कर सकते हैं. सो दैट इज अनदर वेरी गुड फंड. सो एक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है विमल, एक साइट valueresearchonline.com. उसको देख लीजिए एंड इट गिव्स वेरी ऑथेंटिक एनालिसिस. ओके, वेरी ऑथेंटिक. मतलब वो इसका वो है अल्टीमेट जो पूरा फंड्स का वो बिल्कुल वो है एसिड टेस्ट है. मतलब उसी को कोट करते हैं. उसी को जो बहुत सारे जो आपकी ये वाली साइट्स है ना, जो पोर्टल्स हैं, मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट है फॉर दैट मैटर, डीमैट पोर्टल, वो उसी को कोट कर देते हैं. इट इज दैट ऑथेंटिक. तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन को में आप फंड के बारे में पढ़ लीजिए. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट फंड, कि कितना उसका AUM है, कितना उसका कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर्स में कितने % इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट है. अगर डेट है तो कौन से कितने फंड किसमें हैं. ठीक है, वो सारा एवरीथिंग विल बी देयर. रिस्क प्रोफाइल भी दे रखा होता है उसने. तो रिस्क प्रोफाइल में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो फिर वो सब हाई रिस्क लगते हैं. तो फिर आपको लगेगा अरे यार हाई रिस्क है. तो म्यूचुअल फंड हाई रिस्क मतलब कुछ होता नहीं है. अगर आप 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो नथिंग इज हाई रिस्क, एवरीथिंग इज सेफ, बल्ले बल्ले है. तो इसी तरह से अगर आपको स्मॉल कैप में है तो निपन स्मॉल कैप इज ए वेरी गुड फंड. एक्सिस स्मॉल कैप इज आल्सो गुड, बट निपन इज लिटिल बेटर. मिड कैप में हमने बात करी थी, HDFC मिड कैप है या वैल्यू डिस्कवरी है. और आईसीआईसीआई का वो है ये जो अगर बैलेंस में लेते हैं तो जो मैंने दिखाया था वो इक्विटी एंड डेट फंड, इक्विटी एंड डेट. या उसका SBI का भी है. SBI का भी आई थिंक बैलेंस एडवांटेज ही है उसका नाम. HDFC का भी. तीनों फंड बहुत अच्छे हैं. SBI का, HDFC का, ICICI, तीनों के बैलेंस फंड बहुत अच्छे हैं. ये हाइब्रिड या बैलेंस को जो भी बोलना है आपने उसको, तीनों बहुत अच्छे फंड्स हैं. तो और 10-20 फंड लेने का फायदा नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि 15 फंड ले रखे हैं. अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, अगर आपके 3 लार्ज कैप हैं, सपोज आपने 3 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट सेम कंपनीज में हो रही है, तो व्हाट्स द यूज अननेसेसरी. आप हाँ, जो फंड नए फंड है, नया कोई लार्ज कैप फंड है, उसमें मत लगाइए. जो एस्टेब्लिश फंड्स हैं उनमें लगाइए, जो 10 साल 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं. उनका सिंस इंसेप्शन देखिए उसका कि क्या रिटर्न आ रहा है.
सिंस इंसेप्शन, अगर कुछ 2006 में फंड स्टार्ट हुआ है या 2002 में फंड स्टार्ट हुआ है, अगर 22 साल में उसका एक डिसेंट रिटर्न आ रहा है, व्हाट एल्स यू रिक्वायर भाई? बाकी तो तो एक ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक मल्टी कैप भी रख सकते हैं साथ में। मल्टी कैप रखिए, जैसे आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, मल्टी एसेट फंड अलग है, और फ्लेक्सी कैप, पहले मल्टी कैप बोलते थे, उसको फ्लेक्सी कैप बोल देते हैं। तो ओके। हाँ, तो वो है। बाकी एक मल्टी एसेट अलग चीज होती है। मल्टी एसेट फंड में क्या होता है कि वो फिर हर तरह के उसमें डाल देते हैं, वो कमोडिटीज में भी डाल देंगे, वो मेटल में राइट। भी डाल देंगे पैसा। वो मल्टी एसेट है। तो आईसीआईसीआई का एक मल्टी एसेट फंड भी है। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना इन्वेस्टेबल सरप्लस है, और कितना उसको आप अपने ग्रे जोन में, कितना आप उसको बिल्कुल ग्रीन जोन में रखना चाहते हो। क्योंकि ग्रीन जोन वाले में यह है कि अगर मार्केट बहुत क्रैश भी होगी तो वो बहुत नीचे नहीं जाएगा। जैसे बैलेंस फंड विल नॉट क्रैश द वे सम इक्विटी फंड वुड क्रैश इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वो आपके ऊपर होता है, डिपेंडिंग ऑन योर investment need and your investment risk appetite, as well as the time horizon you give to yourself or to investment, so to say. राइट। Any other question? हाँ, मैं ये हाउसिंग लोन का पूछ रहा था। मैंने 2 बार हाउसिंग लोन लिया था। हाँ। दोनों बार मैंने मतलब बीच में करके रिटर्न कर दिया। लेकिन जो मेरे को पता लगा था कि जैसे आज 15 लाख रुपया लोन है आपका, तो उसी पे इंटरेस्ट लग रहा है ना मंथली का। और जो मतलब 4-5 साल बाद रह गया 4 लाख रुपया, तो वो 4 लाख पे जो इंटरेस्ट लगेगा, तो उसमें मतलब कैसे प्रिंसिपल आप जैसे बता रहे हैं ना कि मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। वो एक बता रहे थे रिड्यूसिंग पे ही लगता है इंटरेस्ट। नहीं नहीं, रिड्यूसिंग पे लगता है, लेकिन आपकी ईएमआई ऑल्टर नहीं हो रही है ना एवरी डे। ऐसा तो नहीं नहीं है कि आपकी ईएमआई चेंज हो रही है बार बार, ऐसा तो नहीं, नहीं। ईएमआई में तो वो अमाउंट वो हो गया ना आप अपना हाँ, इंटरेस्ट का मैं और आपको उसका प्रिंसिपल का। या मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं अभी ढूंढ पाया तो। एक मिनट, शायद इसमें होगा। जस्ट अ मोमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसको ना आपका, अगर आप उनसे वो ले लो, लेजर ले लो अपना। अगर आप हाँ जी। अपने अकाउंट का लेजर ले लो, हम्म। मजा आ जाएगा आपको देख के। मैं आपको कार का दिखाता हूँ। ये मैंने कार का थोड़ा सा इसके ऊपर वो किया था। कार लोन। एक मिनट। ये शायद कार लोन में क्या करते हैं, ये मतलब 10 लाख का लिया तो 10 लाख के पे पूरे पे इंटरेस्ट लेके उसको भाई उसको इंटरेस्ट को उस पे लगा देते हैं। देखो, सिंपल सी बात है सतीश, अगर आप वट एवर इज योर ईएमआई, आप उस पहले तो हाउसिंग लोन सस्ता होता है। जी। ठीक है, हाउसिंग लोन सस्ता है, तो वो आपको ऑलरेडी एक कुशन दे रहा है। ठीक है, तो वो एक एक एंगल है, क्योंकि जैसे कार लोन है या पर्सनल लोन बहुत महंगे होते हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो हाँ, वो भी पर्सनल बहुत लोन। ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आ, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इसमें जैसे कार लोन का मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं अभी देख रहा था। जस्ट मोमेंट। देखो, ये है। मैंने हाउसिंग लोन लिया नहीं है, तो मुझे हाउसिंग लोन का पता नहीं है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक, कि हाउ कार लोन ऑपरेट्स। इसको मैं शेयर करता हूँ आपको, इससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि ये लोन का फंडा क्या होता है। ये देखिए, ये है कार लोन का, 10 लाख के कार लोन का, मेरी जो पहली कार थी उसका। 10 मार्च 2022 से मैंने स्टार्ट हुआ था, 10 लाख रुपए का लोन। मेरी इंस्टॉलमेंट आती है अभी भी 24,121 रुपया। तो जो ये जो फर्स्ट 7 मंथ में अगर आप यहां देखेंगे नीचे, ये वाला इधर, फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल गया 12.6%, और इंटरेस्ट गया ऑलमोस्ट 27%। ठीक है, आफ्टर 24 इन्वेस्टमेंट, यानी 50% ऑफ दैट, मेरा प्रिंसिपल गया 46, और इंटरेस्ट चला गया, टोटल इंटरेस्ट का 74% ऑलमोस्ट मैं पे कर चुका था 24 इंस्टॉलमेंट के बाद। आखिरी 7 इंस्टॉलमेंट में अगर आप देखते हो तो प्रिंसिपल 16.5 है, इंटरेस्ट सिर्फ 2.5 है। ये इसकी सेकंड शीट है यहाँ पे। ये इसका ग्राफ बनता है, अगर आप इसका इंटरेस्ट ग्राफ देखोगे तो ये बनता है। ये 1 से लेकर 48 किस्तें हैं। ठीक है, शुरू में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट में इतना, ये धीरे ऐसे बहुत शार्प, ये 7 तक में ये खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये ऐसे जा रहा है। तो एक्चुअली आखिरी की जो समझ लीजिए लगभग 12 इंस्टॉलमेंट हैं, उसमें तो ये कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट। मेनली आप सारा इंटरेस्ट ऊपर पे कर चुके हो। this graph holds true for almost every kind of loan. थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट क्योंकि उसका टेन्योर का, इंटरेस्ट का, उससे फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये ग्राफ यूं बन रहा है तो ये एग्जैक्टली सेम बनने वाला है।
बट सिमिलर बनेगा। इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल मंथ्स में, इनिशियल मतलब जो शुरू के मंथ्स होते हैं उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो और बाद में कम। तो माई एडवाइस टू ऑल द पीपल हु टेक लोन, एनी काइंड ऑफ लोन, नेवर प्रीपे। इवन इफ यू हैव मनी, पुट इट इन द मार्केट। क्योंकि जो आपका ईएमआई है, जो कुछ भी है, वो सब उसकी एक्चुअल वैल्यू भी कम हो रही होती है। तो इससे बेटर है आप उसको मार्केट में डाल दीजिए। स्टिल बहुत लोगों को होता है कि भाई लोन का प्रेशर रहता है, ठीक है। अब अगर आप उस प्रेशर को ईज आउट नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, प्रीपे कर दीजिए। अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड इज प्राइसलेस, उसका कोई वो नहीं है, उसको हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज अप टू यू, बट इफ यू अंडरस्टैंड द गेम प्रॉपरली, then you would realize that what I am saying can make you richer, right? Any other question? Yes, हरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ संजीव जी, ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जो रेटिंग्स होती हैं स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड की, तो पर्टिकुलरली स्टॉक्स की जो रेटिंग्स होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं है और उनकी रेटिंग्स और जगह भी मिल जाती हैं, बट स्टॉक्स की जो रेटिंग्स होती हैं 1 2 3 4 5, वो कितनी रिलायबल हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मैं फ्रैंकली मैंने वैल्यू से रिसर्च से स्टॉक को मैंने की रेटिंग को मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं स्टॉक्स को जो देखता हूँ मैं ऐसे रेटिंग के हिसाब से नहीं देखता। आइडिया मिल जाता है, लेकिन स्टॉक्स को समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में घुसना पड़ता है। उसकी बैलेंस शीट को, उसके उसके बारे में न्यूज़ क्या चल रही है, उसके आगे के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं कंपनी के, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टॉक को समझने के लिए। तो केवल रेटिंग के बेसिस पे आई वुड नॉट से वन शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक। म्यूचुअल फंड, यस, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइडेड रिस्क होता है, स्टॉक में वैसा नहीं होता है। तो और एक और चीज समझनी होती है कि वी शुड नॉट ब्लेम आवर सेल्स इफ वी मेक लॉस, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ कि जैसे म्यूचुअल फंड है, अगर मैं आईसीआईसीआई ब्लू चिप की बात करता हूँ, तो कोई फंड मैनेजर है, कोई मिस्टर एक्स, वो उन्होंने उतने शेयर्स में लगा रखा है पैसा। मैंने अगर अपना शेयर का पोर्टफोलियो बना रखा है, तो आई कैन ऑल्सो कॉल इट संजीव पांडे म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से एक बास्केट ऑफ शेयर्स चूज कर रखे हैं। क्योंकि नेचुरली मैं भी खाली ऐसा तो है नहीं खाली ऑटो सेक्टर में लगाता रहूंगा, मैं भी 8-10 सेक्टर सेलेक्ट करके 10-15 शेयर्स लूंगा, मे बी 20 शेयर लूंगा, वट। तो वो मेरा म्यूचुअल फंड बन गया। उसमें से मेरे 20% अगर लॉस होता भी है तो दैट्स ओके, क्योंकि कम से कम 20-30% विल बी मल्टी बैगर, अगर मैंने मेहनत करके किया है तो। वो टीवी की न्यूज रिपोर्टिंग से सुना है तो अलग बात है, टीवी के सजेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमने रिसर्च करके ढंग से समझ के लिया है, स्टिल 15-20% स्टॉक विल गिव यू लॉस, दैट्स ओके। एंड 15-20%, 25% डिपेंडिंग ऑन वट एवर विल बी मल्टी बैगर। एंड देन द जो एक बीच का जो आता है, जैसे किसी भी कर में होता है जो मेजोरिटी वाला पोर्शन होता है, दैट विल गिव यू सम गुड रिटर्न, नॉट मल्टी बैगर, नॉट लॉस एज वेल। सो ओवरऑल जो होता है वो आपका अच्छा हो जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही बनता है एवरेज होके। सो इट वर्क्स लाइक दैट, बट स्टॉक्स आर टू बी स्टडीड मोर rather than getting a star rating from any even if the site is authentic. Right? Any other question? सर एक्चुअली स्टॉक्स के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो स्टॉक रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो डेली बेसिस पे उनका इन्फॉर्मेशन आता है कि किसी कंपनी में लाइक टाटा ने कुछ शेयर खरीदे, जैसे मान लो 2000 करोड़ के, या किसी प्रोमोटर्स ने खरीदा, कंपनी को कोई भी बड़ा ऑर्डर मिला, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें वो लोग देते हैं, क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो उसके बेसिस पे फिर मैं जो भी पैरामीटर्स होते हैं, क्या पॉजिटिव है कि कंपनी का प्रॉफिट अप ट्रेंड क्या है, प्रोमोटर्स की कितना परसेंट शेयर है, तो उसके बेसिस पे सर मैं डिसाइड करता हूँ मोस्टली कि मुझे इस कंपनी में शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, या कंपनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए मिला है। नहीं, दैट्स द राइट वे, बिकॉज बहुत सारे जो इस तरह के, इवन जो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन भी, वो भी आपके वेल्थ वालों का एक उनका स्कीम है। 8-9 हजार रुपए साल का लेते हैं वो, 9-10 हजार रुपए whatever, और आपको बिल्कुल क्यूरेटेड टिप्स देते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है पुनीत, आप खासतौर पर अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो ना, अभी आपने केसेस देखे होंगे कई सारे स्मॉल कैप और कुछ माइक्रो कैप्स में भी, जो बैलेंस शीट है वो फर्स्ट थी। एक मिष्ठान फूड करके था, करेक्ट, ठीक है, एसबीसी एक्सपोर्ट्स था। ये क्या है, ये सारे वो हैं जो फर्जी हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आप प्रोजेक्टेड शीट को देख रहे हैं। नाउ दिस इज बंकम, दिस हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय सम घटिया ऑडिटर,
जिसने पैसे लेके घटिया शीट दे रखी है, पूरी फजिंग कर रखी है, ठीक है, उसके और बहुत सारे गेम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं ये वाले। दोस्त एक जो है वो शेयर ले लेगा, प्राइस बढ़ जाता है, वो ऑफलोड कर देता है, पब्लिक खरीद चुकी होती है, ये ऑफलोड कर देता है। बहुत सारे होते हैं, छोटे में मैनेज करना बड़ा आसान है ना। जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप को मैनेज करने के लिए आसान काम है। मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं 3 स्मॉल कैप को चला दूंगा। तो ऐसे असली प्लेयर तो वो है ना जो हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, बट दे आर मेकिंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अस, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आईटीसी की बैलेंस शीट को फज करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे जेंसोल में हुआ कि लोन लिया कि ईवी को एक्सपेंड करना है, लेकिन अपने गुड़गांव में अपने लिए फ्लैट खरीद लिया और वो 43 करोड़ का मकान 90% ले डिप रखा है हो भाई गया ने, वो 43 करोड़ 90% का। डिप कम हो ऑन, गया एक महीने में। कम ऑन, हाँ, मतलब शर्म में नहीं आती हमारे जो इंडियन वो हैं बिजनेसमैन हाँ। कि 43 करोड़ का मकान लेते हो तुम साला उसके वो पैसे से, मतलब। तो ऐसे फॉर दैट मैटर वी आर हम लोग ऐसे वो राजू को भूल गए, सत्यम के इतने सारे हैं फॉर दैट मैटर। तो हमें नहीं पता है, इसीलिए इसीलिए वी नीड टू। और ये क्या है, अच्छा हमारे पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो ठीक है, आप 10-20 करोड़ रुपए खेल लो यार, चल सारा डूब भी जाएंगे, जाने दो। हम ले दे के इतने से पैसे से तो होता है हमारा लाइफ लॉन्ग सेविंग्स। तो अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो आपका तो पसीना आ गया आपका तो ना। इसलिए मैंने इसे बोला कि आपको जो ये वाले सब पंगे लेने हैं, रिस्क लेना है, 10-15% का रखिए, बाकी बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट, उसमें दिमाग लगाने का नहीं है। ताकि 15% जीरो भी हो गए ना तो भी ये उसको संभाल लेगा 85%। नहीं तो वेल्थ ग्रो नहीं करती है, और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, वेल्थ ग्रो नहीं करती जितना ग्रो अदरवाइज कर सकती थी, पोटेंशियल जितना था वो नहीं होता। 10 साल बाद आप देखेंगे कि यू आर स्टिल नोवेयर। और वेयर एज इफ यू फॉलो अ प्रिंसिपल्ड स्ट्रेटेजी, 10 साल इज अ लाइफ चेंजर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। 10 साल में तो बहुत कुछ चेंजेस पलट जाती हैं इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड एंड यू मेक प्रूडेंट डिसीजंस। सो एक क्वेश्चन आया था, एक मिनट, मैंने पढ़ा बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग, पोर्टफोलियो सर्विसेज मैनेजर। हाँ पोर्टफोलियो वाला। सी पोर्टफोलियो वाला जो था, बेसिकली देखिए पीएमएस में क्या है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, सपोज आपके पास 20 करोड़ रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है और आपके पास समय नहीं है, आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो आप पीएमएस हायर कर लीजिए, वो आपके पैसे से खेलते रहेंगे। बट अदरवाइज अगर आपके पास जो भी पैसा है, कपल ऑफ करोड़ और वट एवर करोड़ जितना भी है इस तरह का लगाने वाला, 2-4-5 करोड़ रुपया, वो आप खुद मैनेज कर सकते हो आराम से। और इसी बहाने एक और फायदा होता है, मैं इसको दूसरे ढंग से भी लेता हूँ। व्हेन यू लर्न दिस, आप अपने ब्रेन को भी एक्टिव रख रहे हो भाई। आप जरा न्यूरल पैटर्न्स को चला रहे हो, आपका ब्रेन जो है वो काम कर रहा है, आप कुछ नई चीज सीख रहे हो। वो जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी एज, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू कीप द ब्रेन बिजी, टू सो दैट योर ब्रेन डज नॉट डीके। तो नहीं तो आपका जो ब्रेन है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो एक सेंटर में हिपोकैम्पस होता है वो श्रिंक हो जाएगा आपका, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो। आपका बाद में जो वो जो हम बात करते हैं ना, वो जो डिमेंशिया और वो पार्किंसंस और वो एल्जाइमर्स, वो सारा वही है। ऑफ कोर्स एक कारण नहीं है, देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट उन फैक्टर्स के बाद भी देयर हैव बीन स्टडीज कि इफ यू कीप योर ब्रेन एंगेज्ड इन अ सर्टेन वे, द इंसिडेंस ऑफ डिजीज गोज डाउन और द सिविरिटी ऑफ द डिजीज गोज डाउन। सो हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए इस चीज को। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी अदर 070 सॉरी 070676 हेलो, क्या व्हाट्स दैट? सॉरी, डिड समवन से समथिंग? वो शायद कुछ और बोल रहे थे। संजय जी ये बताइए कि डायरेक्ट स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड में हाउ मच ऑफ अ फैक्टर इज द डिविडेंड इनकम? वेल डिविडेंड इनकम है, लेकिन अब वो पिछले कुछ सालों से टैक्सेबल हो गई है, तो डिविडेंड का मजा खराब हो गया है। तो अदरवाइज पहले डिविडेंड जो था वो ज्यादा अच्छा लगता था। तो बट अगेन डिविडेंड अगर देखिए क्या हुआ है, आप किस एंगल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उस तरह की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन स्टॉक्स दैट गिव मोर डिविडेंड देन सर्टेन स्टॉक्स दैट गिव लेस डिविडेंड। तो वो आप
नेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो उस ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड लेने का कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड में हमेशा मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन रखनी चाहिए, तो वो बेटर रिटर्न्स आते हैं। बट अगेन आई हैव नॉट स्पेसिफिकली स्टडीड दिस टू गिव यू अ कंपैरेटिव चार्ट, so this is just a commonsensical understanding which I gathered over the years. So this is how it is. ये आपने अभी पार्किंसंस का बताया था ना, डिसीज का, हाँ हाँ, इसका अभी है नहीं ना कोई मतलब इलाज इलाज? नहीं, इलाज एज सच इलाज नहीं आया है। इलाज नहीं होता है, मैनेजमेंट ही होता है, क्योंकि इन डिजीजेस का ना इलाज बड़ा मुश्किल है। इलाज बहुत मुश्किल होता है इन डिजीजेस का, तो थोड़ा सा मतलब मैनेज करना। हाँ, मैनेज ही करना पड़ जाता है इन डिजीजेस को। बड़े ब्रदर हैं, उनको हुआ है ना ये पार्किंसन। ओके ओके ओके। मतलब मैंने खैर, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट टू नहीं माय नहीं, जस्ट आउट ऑफ ये है। इलाज नहीं हो पाता है, मैनेज ही करना पड़ता है। और उसमें फिर आप थोड़ा थोड़ा मैनेज, व्हेन वी से मैनेज मींस कि आप उसकी जो इम्पैक्ट है या उसका हम्म। इफेक्ट है, उसको आप वो हल्का कम हल्का हाँ कम। डिले कर सकते हो या कम कर सकते हो। बट ऐसे मुझे लगता नहीं कि इसका क्योर हो पाता है, ये क्योर नहीं हो पाता है। नहीं। हाँ, बाकी तो इसीलिए क्या है कि ना, इसीलिए प्रिवेंशन इज द की। इसलिए प्रिवेंशन है जो हम लोग जैसे अपने वेलनेस प्रोग्राम में भी हम इसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। हेल्थ स्पैन का मतलब क्या है, ऐसे अगर आप यूं अगर लाइफ का ग्राफ बनाते हैं एज के हिसाब से, तो आप ये देखेंगे कि 50s में आके अचानक आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है ना, वो ऐसे जानी शुरू हो जाती है नीचे को। तो ये लाइफ तो आपकी 80 है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 50 के आसपास आपकी जो लाइन है वो ऐसे ड्रूप होनी शुरू हो गई। तो बाय द टाइम यू टर्न 70, आप बिल्कुल ऐसे ना बेयर मिनिमम सर्वाइवल पे आ जाते हो। वो है तो लाइफ स्पैन, बट इट इज नॉट ए वेरी गुड वे टू लिव। अगर आप 40s एंड 50s में काम कर लेते हो तो ये जो लाइन है ऐसे, ये आपकी ऐसे नहीं जाती, फिर वो ऐसी चलती रहती है 60 65 70 तक ऐसी चलेगी। और आपकी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी, आपका माइंड उतना अच्छा रहेगा कि आप लाइफ में वो करते रह सकेंगे जो आप 45 में कर रहे थे, वो आप करते। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बस। मेहनत मतलब केवल फिजिकली नहीं, न्यूट्रिशनली नहीं, इंटरनली अपने माइंड को भी मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें से। दैट इज वाई इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। स्ट्रेस को कम करना पड़ता है, तो खाने को ढंग से खाना पड़ता है। वो वाली सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो फिर हम जो हेल्थ स्पैन होता है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। लाइफ स्पैन तो अपनी जगह पे चलेगा, बट फिर क्या होगा कि 75 80 में जाके आप फिर ऐसे तब ड्रूप करेंगे। तब तक आप बढ़िया ट्रैवल भी कर रहे हैं, बच्चों से भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। तब आप डिपेंडेंसी नहीं है, स्टिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अचानक आप ऐसे नीचे जाएंगे, एंड इट्स ओके, एवरीवन हैज टू गो, दैट्स ओके। तो फिर नीचे जाना इज ओके, तो फिर क्विकली आप निकल जाते हैं। तो आपकी जो मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ, दैट इज अ गुड हेल्थ स्पैन एंड वेयर यू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। यस विमल। एंजाइटी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी आप कुछ गाइड करते हैं? हाँ हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ द पैकेज एक्चुअली। वो हाँ तो जरूरी है। देखिए, उसके बिना हम न्यूट्रिशन नहीं कर सकते आपका ठीक, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन तभी अच्छे से काम करेगा विमल जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। अगर आपका स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी भाई, ओवर द ईयर, ओवर द टाइम। मतलब अभी एकदम नहीं होता है, लेकिन अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो आपकी शुगर बढ़ेगी, आपकी नींद इफेक्ट होगी। स्ट्रेस में होंगे, नींद इफेक्ट होगी, नींद इफेक्ट होगी तो शुगर बढ़ेगी। जैसी नींद, अगर आप रात को स्ट्रेस में आते हैं तो बाकी बॉडी काम बंद करके लिवर जो होती है वो लिवर शुगर बनाना शुरू कर देता है। आप देखिए, कभी इसको नोटिस करिएगा, घर में अगर आपने वो रखा हुआ है ना शुगर वाला, बाई चांस किसी के पास हो, इसको आप चेक करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है बॉडी कैसे सब चीजें बता रही होती है कि आपका एक दो रात आपकी थोड़ी सी ऐसी बीती, स्ट्रेसफुल बीती, और उस एक दो रातों के बाद आप सुबह उठ के फास्टिंग शुगर लीजिए अपनी, ओके। इट विल बी मोर देन नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रात में अगर आपका कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है, रात को कभी हो सकता है आपने कोई ऐसे खतरनाक वाला सपना देख लिया तो भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो बहुत ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। बट एक है जो परसिस्टेंट आप स्ट्रेस में रहते हो,
तो लगातार शुगर हाई रह रही है आपकी बॉडी में, लगातार शुगर वो फेंक रहा है लिवर बना के, तो फास्टिंग शुगर बढ़ जाती है। ना इसको करके देखेगा। तो दिस इज ऑल वो है। तो ये सारी चीजें वो हैं, जैसे जो हमने मेडिटेशन प्रोग्राम किया था, दो यहाँ पर बैठे हैं अटेंडीज उसमें से कुछ एक, तो आज देम कि जो 2 दिन वो थे वो कैसे बीते। दैट इट इज ए ब्लिस। 2 दिन, तो वो दिन आप, हम जो टेक्निक सिखा रहे हैं हम लोग उसी चीज को सिखा रहे हैं कि भाई आप हाउ यू कैन रिमेन काम, कंपोज्ड, कूल 24 आवर्स प्रोवाइडेड यू वर्क। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस, बिना मेहनत के तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता। तो मेडिटेशन वगैरह क्या आप रेगुलर कराते हैं, कैसे है? नहीं, वो एक सिस्टम होता है, उसके लिए आप अलग से बात करिएगा। यू हैव माय फोन नंबर, जो आपके जिसमें ग्रुप में अगर आप हैं फोन नहीं, मैं उसमें नहीं हूँ। ओके ओके 844-712 एक मिनट, 844-712-8219। ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप इस पे मैसेज भेज दीजिएगा, विल गेट बैक टू यू। ये एक्चुअली विमल जी करनाल से ही है, हमारे फ्रेंड है, ये पार्लियामेंट में जॉइंट सेक्रेटरी है राज्यसभा में। राज्यसभा में तो ओके। मैंने इनको ज्वाइन करने के लिए अभी कहा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये आज ही ज्वाइन किया था इन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गुड गुड, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, नाइस मीटिंग विमल। मैंने कहा रिटायरमेंट पे इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा मिलेगा ना, तो आई नो आई नो आई नो। नहीं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, वो रिटायरमेंट प्रोसीड्स आते हैं, पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दैट। तो वो क्या करेगा बंदा, उसको वहाँ पोस्ट ऑफिस में पार्क कर देगा, एफडी करा देगा, ऑल लूजिंग प्रोपोजिशन, इफेक्टिवली आपका पैसा कम हो जाता है। तो मैंने खुद किया हुआ ये। मेरे को मिला था जो 2007 में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया था, पता भी नहीं लगा बाद में कहाँ गया काम, कुछ भी। आई नो। नहीं, वो ऐसे ही होता है यार, वो ऐसे ही होता है। तो वही सीखना होता है थोड़ा सा, और बिना डरे, बिना डरे, मतलब डरे मीन्स डरना कोई खराब बात नहीं है, बट जरूरत से ज्यादा डरना खराब बात है। तो डर को डील करना होता है कि भाई समझो कि डर किस चीज से, डरने में प्रॉब्लम नहीं है। डर आपको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है रादर। तो डरने में प्रॉब्लम नहीं है, मेन है कि आप यू अंडरस्टैंड द फियर एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, बस वही करना होता है। चलिए ठीक है, आई थिंक काफी टाइम हो गया। एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल माइंड अप। चलिए ठीक है, तो अच्छा पांडे जी के साथ इट वाज अ वंडरफुल सेशन। मैं पूछा था कि वेंचर फंड्स के बारे में तो आपका क्या व्यू है? वेंचर फंड्स के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि वेंचर फंड्स से मैंने कभी कुछ किया नहीं। मेरे को देखिए, मैं जो ये कर रहा हूँ ना, मैं कोई मार्केट वाला एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं तो जो मैं करता हूँ वही मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने कभी वेंचर फंड्स में आई हैव नॉट वेंचर्ड इनटू द वेंचर फंड्स, या मैंने उसको सभी समझने की कोशिश भी नहीं की ज्यादा, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली वो नहीं करता कि मुझे थ्योरी पढ़ानी है किसी को। इट्स नॉट अबाउट दैट बेसिकली। तो मैं इसलिए, मेरा ये होता है कि जो चीज एक नॉर्मल आदमी कर रहा होता है, नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन के जो टूल्स हैं, वो जहां जहां मैंने कुछ किया होता है, क्योंकि एग्जाम्पल भी मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं खुद करूंगा। मैं ऐसे गूगल से इंफॉर्मेशन लेके नहीं करता नॉर्मली। तो चलिए ठीक है, तो आई थिंक वी कैन कॉल इट ए डे, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड गुड क्वेश्चंस एंड गुड इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच।